गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ पेमेंट डिजाइन विच इज योर ट्रायक्सियल मेथड ऑफ पेमेंट डिजाइन। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने दो मेथड अब तक पढ़ लिया है, आपने उन दोनों मेथड को सीख लिया है। सबसे पहला मेथड जो हम लोगों ने सीखा था ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन। द सेकंड मेथड विच वी हैव लर्नड इज सीबीआर मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन। सीबीआर मेथड में सीबीआर टेस्ट, फिर उस मेथड को यूज करके कैसे डिजाइन करेंगे, सब चीज को बिट बाय बिट डिटेल में हम लोगों ने देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम थर्ड मेथड शुरू करेंगे विच इज योर ट्रायक्सियल मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन। इसके बाद आने वाले वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड और आने वाले हैं। बर्मिस्टर मेथड, इंडियन रोड कांग्रेस मेथड, आईआरसी मेथड, सब चीजों को डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में। व्हीकल डैमेज फैक्टर, ये वो सब कुछ डिस्कस होगी आगे चल के, ठीक है। अभी जो छोटे छोटे मेथड है उनको पहले खत्म कर लेते हैं। आईआरसी मेथड में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वो लंबा मेथड है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे, बहुत सारे सब फॉर्मूला है जो मुझे समझानी होगी आपको। इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो वो हम लास्ट में देखेंगे आईआरसी मेथड को। उसके बाद रिजिड पेमेंट का डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो अपना मेथड इट इज योर ट्रायक्सियल मेथड ऑफ पेमेंट डिजाइन। देखिए एक बात इसके बारे में ध्यान रखिए, ट्रायक्सियल मेथड ऑफ पेमेंट डिजाइन जो है इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक सिंगल लेयर थ्योरी या फिर इलास्टिक थ्योरी, ऐसे लिखिए। इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी, ठीक है। अब चलिए समझते हैं, आगे इसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद चीजों को इसमें से क्या चीज है क्या नहीं है उस चीज को फिर समझेंगे। जो ट्रायक्सियल मेथड है ये एज्यूम करता है कि जो आपका रोड है इट इज डिजाइंड एज टू लेयर सिस्टम। इट इज डिजाइंड एज टू लेयर सिस्टम। इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या कहता है ट्रायक्सियल मेथड कि ये आपका सबग्रेड है, सबग्रेड लेयर मान लो, इसके नीचे मिट्टी है, सबग्रेड। तो ट्रायक्सियल मेथड का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यदि हम यूज करेंगे तो हमें क्या निकाल के देगा कि सबग्रेड के ऊपर टोटल कितना थिकनेस ऑफ पेवमेंट आपको चाहिए। तो यहां पे दो लेयर हो गया, एक लेयर सबग्रेड, दूसरा लेयर पेवमेंट का थिकनेस। इस पेवमेंट की थिकनेस में सब थिकनेस इंक्लूडेड है, सब बेस कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, सब कोर्स, जितना भी लेयर है सारा का सारा थिकनेस इंक्लूडेड है। सो ट्रायक्सियल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रायक्सियल मेथड ये मान के चलता है, ये मान के उसने अपना फॉर्मूला को प्रपोज किया है कि योर रोड इज डिजाइंड या फिर पेवमेंट इज डिजाइंड इन ए टू लेयर सिस्टम। तो ये टू लेयर सिस्टम के कंसेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। सब चीजों को लिखवाऊंगा, परेशान मत होइए। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायक्सियल मेथड अगर आप टीपी का वैल्यू निकालोगे, थिकनेस ऑफ पेवमेंट अबव सबग्रेड, दिस वैल्यू विल बी अबव सबग्रेड। इन सेंटीमीटर ये निकाल के देगा, जिसकी फॉर्मूला है समथिंग लाइक दिस, रूट अंडर ऑफ 3 times p into x into y divided by pi 2 pi es delta minus a bracket es upon ep पावर 1/3। अच्छा, ये जो ES अपॉन EP लिखा हूं पावर 1/3, ये रूट अंडर के बाहर में है, ये रूट अंडर के बाहर में है, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर पेमेंट डिजाइन यूजिंग द ट्रायक्सियल मेथड। देखो इस फॉर्मूला में बहुत चीज आपको यहां पे दिख रहा होगा। ए का मतलब देखा होगा आपने, रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो नया टर्म आपको देखने को मिल रहा है। एक देखने को मिल रहा है ES, दूसरा देखने को मिल रहा है EP। What are these? These are the elasticity modulus of subgrade and elasticity modulus of pavement material, ठीक है। ये वो चीजें हैं। डेल्टा डिजाइन डिफ्लेक्शन है ना, इसके सब लिखवाऊंगा इसके बारे में। P को आप जानते हैं, P इज योर व्हील लोड, ठीक है। P क्या है? व्हील लोड। तो चलिए इस फॉर्मूला को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लिखवाऊंगा सब कुछ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर टू लेयर सिस्टम। तो ये टू लेयर सिस्टम है किस चीज की मूली? कहता है
कि दिस इज योर सबग्रेड। ध्यान से सोचना बात, मैं कहां से क्या 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 किधर अंदर लेते चलूंगा, ठीक है, फिर बोलोगे सर ये कैसे हो गया इस मेथड में, ठीक है। तो चीजों को मैं धीरे धीरे स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस करूंगा, आप समझते रहिएगा। ये सबग्रेड है, इसकी इलास्टिसिटी मॉडुलस है ES। इसके ऊपर आपको कितना थिकनेस ऑफ पेवमेंट चाहिए, TP, ठीक है, जिसकी इलास्टिसिटी मॉडुलस है EP, जिसकी इलास्टिसिटी मॉडुलस है EP, ये फॉर्मूला निकाल के दे देगा। तो यहां पे 2 लेयर सिस्टम कंसिडर करके चला गया है कि ये 1 लेयर है, दिस इज योर सेकेंड लेयर, दिस इज योर फर्स्ट लेयर एंड दिस इज योर सेकेंड लेयर, 2 लेयर सिस्टम। दूसरी बात ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि सबग्रेड के ऊपर मुझे एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ मटेरियल की कितनी थिकनेस चाहिए। यहां पे एक क्वालिटी भी बता रहा है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल का डेटा यूज कर रहा है, जैसे EP, मतलब इस क्वालिटी का मटेरियल मेरे को इतने थिकनेस का चाहिए। फॉर्मूला में देखो ES अपॉन EP है, फॉर्मूला को देखो, EP का वैल्यू मैं जैसे 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 बढ़ाऊंगा, ये ES अपॉन EP अपॉन √3, इसका वैल्यू कम होते रहेगा। ये जो चीज है, ये चीज इनटू दैट, ये वैल्यू कम होते रहे, तो थिकनेस, ओवरऑल थिकनेस कम होते रहेगा। मींस जो पहले मेथड्स में अब तक हमने देखा था कि मटेरियल का वो तो बता देते थे पहला मेथड्स कि थिकनेस हमको कितना देना है, बट वो ये चीज बताने में फेल हो जाते थे, सक्षम नहीं होते थे कि किस क्वालिटी का मटेरियल में लगाऊं। समझ रहे हो बात को, कि विच क्वालिटी ऑफ मटेरियल आई मस्ट यूज, ये वो नहीं बता रहा था। बट दिस मेथड उस कॉन्सेप्ट को खत्म, मतलब वो जो डिमेरिट था उसको खत्म कर दिया। ये अब ये भी बता रहा है कि हमें इस क्वालिटी के मटेरियल इतनी थिकनेस में चाहिए सबग्रेड के ऊपर, हमें इस क्वालिटी की मटेरियल इतनी थिकनेस में चाहिए सबग्रेड के ऊपर। अब जैसे 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 मैं क्वालिटी ऑफ मटेरियल को इंक्रीज करूंगा, जैसे 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 आप क्वालिटी ऑफ मटेरियल को इंक्रीज करेंगे, मतलब EP का वैल्यू इंक्रीज करते चलोगे, तो ओवरऑल थिकनेस की वैल्यू कम होते चलेगी। समझ गए? तो दिस मेथड इंक्लूड्स द क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ द मटेरियल ऑल्सो। समझ गए क्या? ये बात यहां से क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में पूछेगा, लिख दोगे, टिक लगा दोगे, यस सर। आगे चलते हैं, आगे सुनते हैं, इसमें और भी चीज है। मैंने आपको अभी अभी बोला कि यहां पे 2 लेयर सिस्टम का, एक्चुअली बीच में अभी करंट चली गई थी, तो कंटिन्यू करते हैं बात को। तो 2 लेयर सिस्टम का यहां पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, 2 लेयर सिस्टम। मैंने अभी अभी आपको ये चीज बताया कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला ये बता देगा कि सबग्रेड लेयर के ऊपर टोटल कितना थिकनेस ऑफ पेवमेंट चाहिए ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल क्वालिटी। ये चीज आपको ये फॉर्मूला निकाल के दे देगा। तो लेट सपोज सुनना मेरे बात को ध्यान से, कुछ अलग ही चीज है इसमें। लेट कि मैंने इस फॉर्मूला को यूज किया और मुझे ये मालूम हुआ कि ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो TP का वैल्यू निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर कहने का माने है 600 mm। ये निकल के आ गया 600 mm का पेवमेंट थिकनेस चाहिए ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी। चलो ठीक है, यहां तक तो आप समझ रहे हैं बात को। ये फॉर्मूला तो यही कह रहा है, TP आपने निकाल दिया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 600 mm का पेवमेंट थिकनेस आप निकाले हैं, इसको हम एक्चुअली प्रोवाइड कैसे करेंगे? मतलब जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, 600 mm थिकनेस बता रहा है, मतलब 60 सेंटीमीटर हमको वो मटेरियल को भरना है। हम जनरली करते क्या है,
हम मटेरियल भरते हैं, फिर उस पर रोलिंग करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। तो ये 600 सेंटीमीटर का हमको अगर लेयर थिकनेस बनानी है तो हम क्या करेंगे, हम 650 सेंटीमीटर तक फिलिंग करेंगे। लेट्स सपोज अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, 650 या फिर 635, मतलब थोड़ा कुछ ज्यादा, क्योंकि जब रोलर चलाओगे तो दबेगा, दबेगा, कॉम्पैक्ट होगा, दबेगा, दबते 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 फिर 600 सेंटीमीटर पे आ जाएगी, सॉरी 600 mm पे आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हम 650 mm फिलिंग कर रहे हैं, हमने एक ही बार में फिलिंग किया, वन टाइम ओनली, वन टाइम ओनली। ठीक है, हमने एक ही बार में फिलिंग किया, हमने लेयर्स में फिलिंग नहीं किया, नॉट इन लेयर्स। नॉट इन लेयर्स कहने का मतलब है हमने ऐसा नहीं किया कि देखिए, हम हमारे पास बनाने का दो तरीका है। इसको हम ये जो 600 mm प्रोवाइड करना है, हम इसको लेट्स सपोज ये सबग्रेड है, दिस इज योर सबग्रेड, हम इसमें सबसे पहले 320 का एक लेयर डाले, फिलिंग किए, 320 mm का एक लेयर डाले, 320 mm का एक लेयर डाले, फिलिंग किए, फिर इस पर रोलिंग किए, इस पे क्या किए, रोलिंग किए, लोड लगाए, रोलिंग किए, कॉम्पैक्शन किए, कॉम्पैक्शन करने के बाद क्या हुआ, ये लेयर दबेगी आपकी, दबी दबी दबी, दबते 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 ये 290 या 300 के डेप्थ पर, थिकनेस पर वो मेंटेन हो गई। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम फिर से मिट्टी जो भी मटेरियल है, या मिट्टी ऐसे बोल दिया, जो भी पेवमेंट मटेरियल है, मतलब ये टीपी मटेरियल जो भी है आपका अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन, फिर वो मटेरियल हम उसमें भरेंगे, फिर से उसको रोलिंग करेंगे इन सेकेंड लेयर। ठीक है, इन सेकेंड लेयर, और हम ओवरऑल थिकनेस हम कितना प्रोवाइड कर देंगे, हम अचीव करेंगे इन 600 mm। अब ये यहाँ पे तो मैं 2 लेयर बताया, फॉर एग्जांपल मैं 2 लेयर बताया, आप इसी चीज को 3 लेयर में भी कर सकते हो, मतलब 200 का आप बना रहे हैं तो 200 का बनाएंगे, मतलब आपको 3 बार कॉम्पैक्शन करेंगे, मतलब नीचे, मतलब 200 का बनाएंगे तो 3 बार कॉम्पैक्शन करेंगे। अब मेरे को ये बताओ कि इन टर्म्स ऑफ रियल प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हम कौन सी सिस्टम को जनरली अडॉप्ट करते हैं, वी अडॉप्ट द लेयर सिस्टम ओनली। हम लेयर सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। इससे क्या होती है कि आपका नीचे वाला लेयर भी कॉम्पैक्टेड है, ऊपर वाला लेयर भी फुल्ली कॉम्पैक्टेड है ना। अगर ज्यादा मोटा थिकनेस का चीज होता है ना, तो उसमें आप जब रोलर करोगे ऊपर में, तो होता क्या है कि ऊपर का एक पर्टिकुलर डेप्थ तक उस रोलिंग का इन्फ्लुएंस होता है, मतलब ऊपर का एक पर्टिकुलर लेयर कॉम्पैक्ट होती है 200-300 की, उसके नीचे वाली वो एज ए लूज मटेरियल रह जाती है, प्रॉपर कॉम्पैक्शन वहां पे अचीव नहीं होता है। इसका मतलब प्रॉपर स्ट्रेंथ वहां पे अचीव नहीं हो रहा है। अगर वहां पे प्रॉपर स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब बरसात होगी उस समय सीपेज वगैरह होने का चांसेस ज्यादा है, तो वो जो भी मटेरियल को बहा ले जाएगा। जब क्योंकि ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है, मटेरियल को बहा ले गया, वहां पे कैविटी हो जाएगी, गड्ढा। जब नीचे अगर गड्ढा हुई तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि दैट थिंग इज रिफ्लेक्टेड टू टॉप ऑल्सो, मतलब ऊपर से नीचे फिर गड्ढा हो जाएगा, डिफ्लेक्शन, फेलियर। समझ रहे हो चीज को? इसलिए हम जनरली इसको लेयर में कंस्ट्रक्ट करते हैं इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल कंडीशन। लेकिन इस मेथड की एक खासियत है, ये मेथड ये कहता है कि जो हम ये 2 लेयर सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि द लेयर विच इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इज होमोजेनस इन नेचर। द लेयर विच इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन होमोजेनस इन नेचर, ये इस मेथड की असम्पशन है। एक तो ये 2 लेयर वाला सिस्टम हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर है कि ये है क्या। दूसरी पॉइंट आपको ये क्लियर है कि ये स्ट्रेंथ पैरामीटर को यूज कर रहा है, जैसे इलास्टिसिटी मॉडुलस, इसलिए ये क्वालिटी ऑफ मटेरियल दैट टू बी यूज्ड, इस चीज को भी ये बता रहा है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। तीसरा मैंने ये पॉइंट बोला कि इसमें जो एक असम्पशन है इसके डिजाइन में, इस मेथड को यूज करके अगर आप डिजाइन करते हो तो इसमें ये असम्पशन है कि द लेयर टू बी कंस्ट्रक्टेड, द लेयर टू बी प्रोवाइडेड, ऐसे लिखिए, द लेयर टू बी प्रोवाइडेड is homogeneous in nature, homogeneous in nature, किधर गया, हाँ, नेचर। अब ये होमोजेनस इन नेचर वाली बात क्या है समझो, मतलब जो भी थिकनेस ऑफ पेमेंट हमारे पास निकल के आ गई उसको हम एक ही लेयर में प्रोवाइड करके रोलिंग करेंगे। 700 का आ गया कोई बात नहीं, 750 फिलिंग करके रोलिंग कर देंगे। 600 का आ गया, 650 फिलिंग करके रोलिंग कर दिया। 250 का आया कोई बात नहीं, 250 फिलिंग, 220 फिलिंग करके रोलिंग कर दिया, 250 वो समथिंग आ गया।
मतलब जो भी थिकनेस आपको मिल रहा है इन कैलकुलेशन, उसको एक सिंगल बार में उसका फिलिंग करेंगे और उस पर रोलिंग करेंगे और एक सिंगल लेयर बनाएंगे जो कि होगा होमोजेनस इन नेचर। ये एजम्पशन है, नॉट इन लेयर्स, नॉट इन लेयर्स। लेकिन आप प्रैक्टिकली पूछोगे कि सर कौन सा बेस्ट है, देन वी ऑब्वियसली प्रोवाइड इट इन लेयर्स। ठीक है, मैं तो और भी गंदा काम करता हूं। कंपनी मेरे को बोलता है कि सर आप ऐसा कर रहे हैं, हाँ मतलब वो कंपनी बोलती है कि 1-1 मीटर का फिलिंग कर देते हैं सर, पैसा बच जाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारे ऑफर आते हैं इसके लिए। कॉम्पैक्शन का पैसा बचता है ना जी। कॉम्पैक्शन करने में क्या है कि रोलर आपको चलानी पड़ेगी, 8 पासेस 9 पासेस हमको देना पड़ता है, तो उसमें डीजल खर्चा है। अब मान लो कंपनी के पास भाड़ा नहीं है तो रोलर को भी भाड़े पे वो लेके आता है ना, रोलर को भी भाड़े पे लेके आया, उसका ऑपरेटर का भाड़ा हो गया, ऊपर से डीजल हो गया। फिर अगर आप 300 का लेयर, मान लो 1 मीटर का फिलिंग करना है, तो कंपनी यही चाहेगी कि मैं 700-800 का एक बार में फिलिंग कर दूं और एक बार रोलिंग करूं। फिर ऊपर में थोड़ा सा जो ऊपर का लेयर है उसमें थोड़ा सा अच्छे से मिट्टी को फिल करके अच्छे से रोलिंग कर दूं, क्योंकि जब भी चेकिंग होगी कोर कट आप मारोगे तो वो टॉप लेयर में ही मारोगे। कोर कट का कितना होता है, ये 100 का होता है, ठीक है, तो आप कोर कट ऊपर से ही मारोगे तो ऊपर का ही कॉम्पैक्शन आपको मालूम होता है, नीचे नीचे तो कितना है क्या उसे मालूम ही नहीं है, वो तो हमको मालूम ही नहीं चलता है। समझ रहे कि नहीं? तो यही चीज है, तो कंपनी यही चाहती है कि फिलिंग कर दो 500 600 700, फिर रोलिंग कर दो। रोलिंग का पैसा बच जाता है, इससे कॉम्पैक्शन की पैसा बचती है, तो इकोनॉमी कंपनी को अचीव होता है, लेकिन क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, खराब हो जाती है। जितने कम लेयर में आप प्रोवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल 700 का है तो मैं 200 करके अगर बनाऊं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ अचीव होगा, वो पेवमेंट कभी खराब नहीं होगी, कभी भी नहीं, बहुत मुश्किल है, उसकी लाइफ जो है ना वो ज्यादा रहेगी। समझ गए, लाइफ विल बी मोर। सो प्रैक्टिकली हम लेयर्स में ही प्रोवाइड करते हैं, इट इज गुड। लेकिन इस मेथड में स्पेशल एजम्पशन लिया गया है कि वॉट एवर थिकनेस ऑफ पेमेंट कम्स वी प्रोवाइड इट, वी कंस्ट्रक्ट इट एज अ होमोजेनस लेयर, मतलब एक सिंगल लेयर में हम इस चीज को प्रोवाइड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? ठीक है, चलो अब इसमें फॉर्मूला में कौन कौन सा क्या क्या, यही दो बेसिक 2-3 बातें हैं इससे, इस फॉर्मूला को लेके, इस मेथड को लेके जो आपको ध्यान में रखनी थी, और कुछ कुछ बातें जो मैं आगे चल के बताऊंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि ये इलास्टिक मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसा पहला कॉन्सेप्ट आया जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल को भी कंसिडर किया। ये मेथड ये कहता है कि जो भी थिकनेस ऑफ पेमेंट आया है ना, उसको हम एज अ सिंगल होमोजेनस लेयर ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज होमोजेनस लेयर प्रोवाइड करने का मतलब आपको मैंने उसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रैक्टिकली, उस चीज को मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये बात थी। अब आगे क्या है, चलिए पहले जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया, ठीक है, उस फॉर्मूला में कौन कौन सा आइटम क्या है उसको लिख लेते हैं। देखो ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है, इसमें सारा यूनिट केजी और सेंटीमीटर के फॉर्म में है, जो भी चीज है केजी और सेंटीमीटर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले ये जो वी पी है, इसको क्या कहते हैं, व्हील लोड, व्हील लोड केजी में। ए क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया सेंटीमीटर में। ईएस क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड। ईपी क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अभी मेथड खत्म नहीं हुई, अभी बहुत एक गंदा कॉन्सेप्ट और है इस मेथड के अंदर, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्वेश्चन भी करेंगे इस मेथड से, ऑफ पेवमेंट मटेरियल, या फिर ऐसे भी लिख लो आपके ज्यादा जानकारी के लिए कि टीपी मटेरियल, जो थिकनेस ये निकाल के दे रही है
वो थिकनेस में कौन सा क्वालिटी ऑफ मटेरियल भरेंगे आप, उसके बारे में ये जानकारी देती है। टीपी मटेरियल, पी हो गया, ए हो गया, ईएस हो गया। डेल्टा क्या है? डिजाइन डिफ्लेक्शन। चलिए, डेल्टा इट इज योर डिजाइन डिफ्लेक्शन वैल्यू। डिजाइन डिफ्लेक्शन वैल्यू। अब ये डिजाइन डिफ्लेक्शन क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये पेवमेंट है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। इसके ऊपर मान लो व्हील है, तो व्हील अपना एक लोड लगाएगा। तो आपको मालूम है जब फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, लोड लग रही है, तो इस कारण से ये डिफ्लेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन होगी क्योंकि इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कम है। तो इन्होंने एक डिफ्लेक्शन प्रोफाइल एज्यूम किया इस तरह का, ठीक है, और एक मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन इन्होंने एज्यूम किया, कैलकुलेट किया। इसी को कहते हैं डेल्टा, द डिजाइन डिफ्लेक्शन, ठीक है, विच इज अकरिंग अंडर द व्हील लोड। अब ये जो डिजाइन डिफ्लेक्शन की वैल्यू है, जो एज्यूम्ड वैल्यू है, इट इज 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 0.25 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में कोई अदर वैल्यू दिया है तो आप उस वैल्यू को यूज करिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है देन यू यूज 0.25 सेंटीमीटर एज ए वैल्यू फॉर द डिजाइन डिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ एक्स एंड वाई, एक्स क्या है और वाई क्या है। एक्स इज योर ट्रैफिक कोफिशिएंट, इसके लिए एक टेबल है, ट्रैफिक कोफिशिएंट। ये एडीटी डेटा पे डिपेंड करता है, एनुअल डेली ट्रैफिक, एवरेज डेली ट्रैफिक, सॉरी, एडीटी। एडीटी मैंने बताया था ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है ये कोफिशिएंट, और इसकी एक वैल्यू आती है, जैसे 1, 2, 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। चलिए उन सब चीजों को भी लिखवाऊंगा, आगे चल के बताऊंगा आपको। अभी लिखिए वाई क्या है, इट इज योर रेनफॉल कोफिशिएंट, ये रेनफॉल को भी कंसिडर करता है ये मेथड। दिस इज योर रेनफॉल। बहुत अच्छा ट्राई किया लोगों ने, है ना, लेकिन इससे भी और अच्छे अच्छे मेथड हैं। हम फाइनली आईआरसी मेथड को यूज करते हैं डिजाइन के लिए। दिस इज योर रेनफॉल कोफिशिएंट, ओके, y इज योर रेनफॉल कोफिशिएंट। तो फॉर्मूला में चीजें क्लियर है। अब चलिए x के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज योर ट्रैफिक कोफिशिएंट, एंड ये जो वैल्यू इसकी कैलकुलेशन होती है, इट इज बेस्ड ऑन एवरेज डेली ट्रैफिक, एवरेज डेली ट्रैफिक, एडीटी, इसको आप ऐसे भी कहते हो, एडीटी, ठीक है, एवरेज डेली ट्रैफिक। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक होता है वो चीज अलग है, फिर एएडीटी, इस तरह का बहुत सारा चीज है। तो ये एडीटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी जो रेंज है वैल्यू की, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन इसका रेंज जान लीजिए, 0.5 से लेके 2 तक इसकी रेंज होती है, ओके। सो जब अगर 0.5 आप लोगे एक्स का वैल्यू, एक कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के बारे में बता देता हूं। जब आपका एडीटी मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आपको ध्यान में रखिए। जब ऐसे दिया रहता है जनरली 0 से 400 है, ठीक है। 0 एडीटी कहने का मतलब है कि एक रोड है, इस रोड के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से ऑन एन एवरेज डेली कितने गाड़ी गुजरते हैं। मान लो 400 तक गाड़ी गुजर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू 0.5। 1 लेंगे हम तब जब इसका वैल्यू ये होता है समथिंग, एक मिनट, 12,000, 13,000, 12,000 से लेके 18,000 के बीच में अगर आपकी गाड़ियां गुजरती हैं तो 1 आएंगे। फिर 1.5 का भी देख लो, ये भी एक राउंड फिगर का वैल्यू है। ये है अच्छा, ये 1200 से 1800, 4,000 से 6,000, 4,000 से 6,000 गाड़ियां अगर गुजरती हैं तो 1.5। फिर 2 का देख लो, ये 13,000 से 20,000, ठीक है। इसकी रेंज याद रखना,
एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में छोटे छोटे जैसे एसएससी वगैरह हो गया, इसमें इसका रेंज पूछ सकता है, ट्रैफिक कोफिशिएंट रेंज क्या होती है, 0.5 से 2, और ये इसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग जो एवरेज डेली ट्रैफिक है 0 to 400, 1200 से 1800, 4000 से 6000, फिर 13000 से 20000 तक में 2। ठीक है, दिस इज योर ट्रैफिक कोफिशिएंट। वाई रेनफॉल कोफिशिएंट, उसका बहुत सारा टेबल है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में डायरेक्ट दिया रहेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें ट्रैफिक और रेनफॉल दोनों को कंसीडर किया गया इस फॉर्मूले में, एंड इट दिस फॉर्मूला आल्सो कंसीडर द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ये इसके बारे में भी बताता है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल के बारे में। दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी एंड दिस फॉर्मूला is based on assumption that the layer to be constructed practically is homogeneous in nature. The layer to be constructed practically is homogeneous in nature. Well, तो ये थी इस फॉर्मूला, इस थ्योरी के बाद, इस कॉन्सेप्ट का बात। आगे चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। देखिए, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवाया, अभी जो लिखवाया, ये मैंने लिखवाया 2 लेयर सिस्टम के ऊपर, 2 लेयर सिस्टम। ठीक है, जो इस फॉर्मूला की स्टैंडर्ड है, बेसिक है, मेन फॉर्मूला इज कंसिडर्ड फॉर 2 लेयर सिस्टम। अभी आप इस फॉर्मूले को एक्सपैंड कर सकते हो इनटू 3 लेयर सिस्टम। 3 लेयर सिस्टम कहने का ये मतलब होगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूं, आपने ये फॉर्मूला लगाया 2 लेयर सिस्टम वाला, आपको क्या निकाल के दे दिया कि एक सबग्रेड है, सबग्रेड के ऊपर टोटल थिकनेस ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपको कितनी चाहिए। अब ये मटेरियल आप कुछ भी फिल कर रहे हो, लेट्स सपोज जीएसबी फिल कर रहे हो या डब्ल्यूएमएम, कुछ भी आप फिल कर रहे हो जिसका एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, एक पर्टिकुलर लोड कैरिंग कैपेसिटी है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, आप फिलिंग करोगे और वो थिकनेस को अचीव करोगे। अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं कि मुझे लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर थिकनेस की टॉप में एक वियरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स भी प्रोवाइड करनी है, लेट्स सपोज मेरे को बिटुमिनस कंक्रीट भी ऊपर डालनी है, तो वो 3 लेयर में बदल जाएगा। कहने का मतलब है ये सबग्रेड हो गया। फिर ये टीपी मटेरियल है ना, ओके, टीपी मटेरियल। फिर अभी आपको मन कर रहा है कि आपको इसके ऊपर भी एक लेयर डालनी है। ठीक है, मतलब ये जो 2 लेयर सिस्टम, इसको आपको 3 लेयर सिस्टम में कन्वर्ट करनी है। देन हाउ टू डू दिस, आप कैसे करोगे? फिर इसका एक प्रोसेस है, एक मेथड है, इतना आसान नहीं है इसको करना। ठीक है, एक मेथड, एक कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो करेंगे। कोई आ गया क्या, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये 2 लेयर सिस्टम को आप 3 लेयर सिस्टम में एक्सपैंड कर सकते हो। मतलब 2 लेयर था, इसको 3 लेयर में बढ़ाना है, एक्सपेंशन करनी है। पहला तो ये केस होता है। दूसरा क्या है, इस 2 लेयर सिस्टम को आप रेड्यूस कर सकते हो इनटू सिंगल लेयर सिस्टम। सेकेंड, 2 लेयर से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को, इन सिंगल लेयर सिस्टम। सिंगल लेयर सिस्टम कहने का मतलब आपके पास कुछ डेटा दिया रहेगा, आप उस डेटा को एक फॉर्मूला में बताऊंगा अभी, उस फॉर्मूला में डाल दोगे तो सीधा एक थिकनेस ऑफ मटेरियल निकल जाएगा, एक थिकनेस ऑफ पेमेंट निकल जाएगा कि मेरे को इतना थिकनेस ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करना है। आप कहीं पर भी प्रोवाइड करो, उसका कोई मतलब नहीं है। एक उस प्रॉपर क्वालिटी के मटेरियल आपको इतने थिकनेस में प्रोवाइड करना, आपका रोड बन गया। तो ये फॉर्मूला को आप 3 लेयर में एक्सपैंड कर सकते हो, सिंगल लेयर में रिड्यूस कर सकते हो। इसके करने का तरीका है, इसको हम देखेंगे। उससे पहले मैं चेक कर लेता हूं मेरे घर में कोई आ गया क्या। घर बड़ा है, मैं अकेले हूं। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। हम सबसे पहला करेंगे, जो अपने पास 2 लेयर सिस्टम है, 2 लेयर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे सिंगल लेयर सिस्टम में। सिंगल लेयर सिस्टम, देखिए 2 लेयर सिस्टम को सिंगल लेयर में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंपली हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी मॉडुलस इक्वल ले लेते हैं, ES इक्वल टू EP। मतलब ये जो रेशियो है ना, ES अपॉन EP, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ही मटेरियल होगा, सिंपल सी बात है।
तो जो सिंगल लेयर सिस्टम का फॉर्मूला बन जाता है फॉर थिकनेस ऑफ पेवमेंट कैलकुलेशन टीपी इन सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 3 times p divided by 2 times pi ES डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस ए। बस इतना फॉर्मूला ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएगा सिंगल लेयर सिस्टम, सबग्रेड का केवल मॉडुलस आपको दिया रहेगा, ठीक है, इलास्टिसिटी मॉडुलस और किसी का दिया नहीं रहेगा। बस आपको इन टर्म्स ऑफ सबग्रेड ही, मतलब वो उसी सबग्रेड लेयर को ही मैं कितना थिकनेस का प्रोवाइड करूंगा जो कि मेरा रोड बन जाएगा सिंगल लेयर सिस्टम, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, सिंगल लेयर सिस्टम का जो फॉर्मूला है इसमें एक्स एंड वाई का जो डेटा है इसका यूज नहीं है, मतलब हम ट्रैफिक एंड रेनफॉल कोफिशिएंट, ट्रैफिक कोफिशिएंट एंड रेनफॉल कोफिशिएंट को कंसीडर नहीं करते, डिजाइन डिफ्लेक्शन को कंसीडर करते हैं। बाकी सब फॉर्मूला सेम, ES इक्वल टू EP और XY इज नॉट कंसीडर्ड हियर। दिस इज योर सिंगल लेयर सिस्टम। एक नोट बना के, नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। टू लेयर सिस्टम को अब हमको कन्वर्ट करना है इनटू 3 लेयर सिस्टम। दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहीं पे इस फॉर्मूला को यूज करने में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो अच्छे से सुनिएगा। मेरे को एक बात याद आ रही है, पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली अभी एक लड़के ने मैसेज किया, सर आप पंडित हैं क्या, तो मतलब ये चंदन क्यों लगाते हैं। तो देखिए, पंडित तो मैं बाई कास्ट हूँ ही, आई एम ब्राह्मण बाई कास्ट। मैसेज यूट्यूब पे आया था, तो चंदन मैं इसलिए लगाता हूँ, इससे माइंड शांत रहता है, अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, फैन हूँ। उनके चरित्र को मैं फॉलो करता हूँ, उनके कुछ कुछ गुण मुझे बहुत पसंद आते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर मैं बताऊं, जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, आप लोग जानते हैं, सभी ने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, तो उसमें विष निकला था, तो विष निकला था वो भगवान के पक्ष निकल गया था, है ना। अमृत निकला था राक्षसों की तरफ, लेकिन बाद में विष्णु भगवान ने कुछ किया था ऐसा सिस्टम कि उनको शराब पिला के अमृत खुद पी गए थे, ठीक है। वो मोहिनी डांस था, मोहिनी अट्टम, मोहिनी नाटकम, ये सब विष्णु भगवान के ऊपर वो सब चीज की जाती है, ठीक है। ये सब डांस है, फ्लोक डांसेस अपने देश के अंदर, जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस समय जो विष था, वो विष को भगवान शंकर ने पिया था। इससे हमें यही पता चलता है कि शंकर भगवान बहुत उदार थे, कि चलो मेरे को कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे दोस्त, मेरे प्रजा, मेरे लोग, ये लोग अच्छे होने चाहिए, सारा कष्ट अपने ऊपर उठा के तुम्हें सुखी देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मुझे भी अच्छा लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सब चीजें वो मेरे हिस्से आ जाए, तुम अच्छे से रहो भाई, उसका मैं टेक केयर करेगा, प्रॉब्लम ये। तो वो चीज मैं फॉलो करता हूँ। एंड हर एक साल बोलबम भी जाता हूँ। अभी तो कोरोना का टाइम हो गया है, इसलिए जा नहीं रहा हूँ। और मेरा घर भी बाबा नगरी में है, बाबा बैद्यनाथ धाम, आप सुने होंगे। मेरी जो शादी हुई है, ससुराल है मेरी बाबा बैद्यनाथ धाम, ओके। मैं वहां के मंदिर में भी कभी कभी पूजा करता हूँ जाके। ऐसे सावन के टाइम पे हमारी पंडाल लगती है वहां पे कांवरिया सेवा के लिए, ठीक है। अब आएंगे सावन के टाइम पे बोलबम, मतलब यात्रा, जल चढ़ाने के लिए, गंगा जल अर्पित करने के लिए भगवान शंकर को, बाबा मंदिर देवघर झारखंड। तो वहां जब आएंगे तो हमारा पंडाल लगता है झारखंड बॉर्डर के पास। मेरा बहुत बड़ा जमीन है, ओके, बहुत बड़ा जमीन है वहां पे। तो वहां पे हमारा पंडाल लगता है, स्टॉल्स लगते हैं। हमारे घरों में जो कांवरिया है, हम उनका पहले सेवा करते हैं, फिर जाके लास्ट में सबका सेवा वेवा करने के बाद लास्ट में हम जाते हैं, गंगा जल उठाते हैं, फिर बाबा को अर्पित करते हैं, ठीक है। ये सिस्टम होती थी। और आप इतिहास को भी, अगर इतिहास के पन्ने को पलटोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति भी मिलेंगे जो भगवान शंकर के बहुत बड़े फॉलोअर थे। मैं सभी धर्मों को फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई धर्म के साथ हूं, ऐसा नहीं है।
जस्ट मुझे भगवान शंकर का ट्रेड पसंद है, तो मैं हिंदू हूं तो मैं उनको फॉलो करता हूं, लेकिन मैं ऐसे सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूं एंड आई फॉलो ऑल। मैं चर्च भी गया हूं, मैं मस्जिद भी गया हूं, ओके, मैं मस्जिद भी गया हूं, चर्च भी गया हूं, ये कोई ये नहीं है। हज वो क्या था, हम गए थे अजमेर में एक बार गए थे घूमने के लिए, कोई फ्रेंड लेके गया था, लेकिन हम गए हैं, ऐसा नहीं है, गए हैं, ओके। इतिहास की अगर बात करूं तो सबसे पहले तो रावण का नाम आप लोग सुनते हैं, ठीक है। रावण के ऊपर आईएएस के इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो रावण का जो चरित्र था, इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल है एंड यू कैन एक्सेप्ट दैट विद इन योर कैरेक्टर? क्योंकि वो विद्वान था, पंडित था, बहुत भयानक आदमी था, ठीक है। एक तो रावण हो गया, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। और एक आदमी था, आपको याद होगा नहीं होगा मालूम नहीं, मैं आपको बताता हूं। आपने कनिष्क का नाम सुना होगा इतिहास में, जब आप जीके के लिए तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, कनिष्क बोल के एक राजा का नाम सुना होगा, जो कुषाण वंश का राजा था, ठीक है। ये जो कुषाण वंश थे, ये मिडिल ईस्ट एशिया से आए थे। मतलब ये लोग, इनके ऊपर ना ये चाइनीज, इनका वंश जो था बेसिकली ये चाइनीज ट्राइबल वंश था, ठीक है। यूची कबीले के लोग थे ये लोग, कुषाण वंश। जो कनिष्क था, कनिष्क बहुत महान राजा था, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा हुआ था। सैनिकों ने कनिष्क को पीट पीट के मार दिया था, क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी था। मतलब उसको बस दुनिया जीतनी थी, अलेक्जेंडर टाइप की, समझ रहे हो, ऐसा ही कोई सिस्टम था। इसलिए सैनिक परेशान हो गए, उसको पीट पीट के मार दिए थे कनिष्क को। लेकिन वो बहुत ही महान राजा था कनिष्क, पूरा दुनिया लगभग उसने, पूरा भारत ये सब तो पूरा जीत ही लिया था। पटना वटना, पाटलिपुत्र, जो मगध एम्पायर ये सब था, उस सबको जीत लिया था कनिष्क ने। तो कनिष्क, अच्छा कनिष्क के बारे में अगर बता दूं, ये बुद्ध धर्म को फॉलो करता था। अगर आपको याद होगा, बुद्धिज्म धर्म अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो चौथा बुद्धिस्ट सम्मेलन हुआ था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कनिष्क ने करवाया था जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर को भी कनिष्क ने जीत लिया था, कुंडल वन, ठीक है, वहां पर। और उसका जो चेयरमैन था वो था अश्वघोष। कनिष्क और अश्वघोष की भी एक बहुत बड़ी कहानी है, कभी फ्री होंगे तो बताएंगे, ठीक है। एक्चुअली जब पटना के ऊपर इसने आक्रमण किया, कनिष्क ने, जीतते 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 मगध एम्पायर तक चले गया। जब मगध तक पहुंच गया, पाटलिपुत्र पहुंच गया, ठीक है। पाटलिपुत्र का और एक नाम मैं बताता हूँ, कुसुम ध्वज। किसी ने अगर सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए, कुसुम ध्वज भी बोलते हैं हम पाटलिपुत्र को। तो ये पाटलिपुत्र तक जब पहुंच गया, तो वहां जब हमला किया, हमला करने के बाद देखिए, राजा महाराजा कुछ चीज अपने वहां से लेके आते हैं। जब वो चीज आपकी हो जाती है, तो वहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए है वो लेके आते हैं। तो कनिष्क कहता है कि मुझे वहां से 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिली। क्या क्या मिली? एक तो मतलब बुद्ध धर्म के लोग जो कटोरा में भीख मांगते थे, मतलब भिक्षा मांगते थे, वो बर्तन, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अश्वघोष जो कि एक बहुत बड़ी ज्ञानी था, लेखक था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा हुआ था, पूरा जीवन बुद्ध के बारे में, सब कुछ, सब डिटेल, बुद्ध चरित्र। और भी बहुत सारी किताबें हैं, कोई जरूरी नहीं है याद करना। बुद्ध चरित्र लिखा हुआ था अश्वघोष ने। फिर और क्या था, और एक चीज मिला था उसको, एक मतलब मेरे याद नहीं आ रहा है, कुछ मुर्गे के बारे में वो बात कर रहा था। एक बहुत ही विचित्र अमेजिंग मुर्गा वो मिला था कनिष्क को पटना से, जो वो लेके आया था अपने साथ। तो ये तो हुई कनिष्क की बात, ठीक है। इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था, ये एग्जाम में पूछता है। इस वाले बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था कि जो बुद्धिज्म था ना, उसका मूल रूप, जो मूल धर्म था, ये 2 सेक्ट में बट गए थे, 2 हिस्सों में बट गए थे, हिनयाना, महायाना। तो कनिष्क जो था महायाना सेक्ट का फॉलोअर था। ये भी पूछता है, महायाना मतलब अपर बुद्धिज्म। ये लोग क्या करते थे, बुद्ध भगवान की मूर्तियां बना के बुद्ध भगवान का पूजा करते थे। हिनयाना वाले, उनका कोई पूजा पाठ, मूर्ति, आइडियल वर्शिप, उनका कोई रुचि नहीं था। तो ऐसा कुछ सिस्टम था। तो मेरा जो बात, मैं जिसके बारे में कह रहा हूं, एक शासक के बारे में, उसका नाम है भीमा काडफासिस। भीमा काडफासिस। ये जो भीमा काडफासिस है, ये कौन है? ये है कनिष्क के पिता, फादर ऑफ कनिष्क। वो भी एक महान रूलर थे एंड ही वाज डाई हार्ड फैन ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। बहुत खतरनाक टाइप का फैन, जबरा फैन, ठीक है। तो उसने अपने काल में जितने भी सिक्के चलवाए, कॉइन्स, जो भी चीज किया,
हर दम हर हर महादेव ये वो सब बोलते रहे, भगवान शिव का पूरा एकदम बोला जबरा फैन। अपने सिक्कों पे जो भी चीज उसको मिलती थी, जो भी चीज उसको दिखता था, जो भी उसके अंदर पॉसिबल होता था, सब के ऊपर ऐसे चीजों को वो उसका फोटो बनवा देता था जो कि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। त्रिशूल, डमरू, बैल, है ना, ये सब चीज उनके सिक्कों पे मिलता था। धनुष, है ना, जो भगवान शंकर के साथ जुड़ा हुआ है वो सब चीज वो बनवा देता था। तो पूछता है, तो ऐसा करते 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 उसने लोगों से ये कहना चालू कर दिया कि कॉल मी ऑल्सो महेश्वर, मुझे भी तुम महेश्वर बुलाओ। उसका नाम था भीमा खाटफासिस, लेकिन अपने आप को महेश्वर बुलाने के लिए लोग अपने आप को एक टाइटल दे दिया, उन्होंने पदवी दे दिया। तो ये हम नहीं करते, गलत बात है। हम बस उनके कुछ भगवान शंकर के कुछ गुण को फॉलो करते हैं। आई फॉलो ऑल गॉड एवरी गॉड। आज चंदन इसलिए लगा लिया क्योंकि सरस्वती पूजा का माहौल चल रहा है, कल पूजा है, तो आज से शुरू हो गया हमारे घर में। सो मैंने आज पूजा की थी। साइट पर भी मैं जब जाता हूँ साइट पर, तो कभी कभी कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट, ऐसे तो चंदन ये तो आज बड़ा है, ऐसे नॉर्मली छोटा रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट डेज पे हम पूरा संकल्प चंदन लगा के हम जाते हैं। ठीक है, पूरे कपाल पे चंदन लगा के जाते हैं। जैसे शिवरात्रि के दिन भी अगर साइट जाना पड़े, उस दिन तो हम अपने मगन में रहते हैं, और उस दिन भी साइट अगर जाना पड़ जाता है तो फिर बाबा बन के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, आप भी फॉलो करते होंगे। चलिए, तो ये थी कुछ बातें। ओके, ऐसे होता है, पर्सनल कुछ कुछ पूछ लेते हैं लोग तो बताना पड़ता है, अभी नहीं बताओगे तो फिर दिक्कत है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो 2 लेयर सिस्टम है, इसको हमको कन्वर्ट करना है 3 लेयर सिस्टम के अंदर। तो बड़ा ही आसान है। देखिए, अभी आपने देखा है ये जो फॉर्मूला था ट्रायक्सियल मेथड का, ये कहता था कि ये जो सबग्रेड है, सबग्रेड जिसकी इलास्टिसिटी मॉडुलस है ES, ठीक है। अब ट्रायक्सियल फॉर्मूला का जो फॉर्मूला था उसको पुट किया आपने इस फॉर्मूले में और कैलकुलेट कर लिया एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ पेवमेंट मटेरियल जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ES, इसकी क्या थिकनेस होनी चाहिए TP, कितने थिकनेस में आप प्रोवाइड करोगे इन सेंटीमीटर में, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें आपका 2 लेयर सिस्टम है, ये लेयर 1 हो गया, ये लेयर 2 हो गया। अब आपको मन कर रहा है कि ये तो 2 लेयर है, लेकिन मैं एक सरफेस कोर्स भी देना चाहता हूं, चूंकि आप ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट बना रहे हो, यू आर कंस्ट्रक्टिंग द फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो इन दिस केस यू आर थिंकिंग दैट क्यों ना मैं एक टॉप लेयर पे एक बिटुमिनस लेयर डालूं, जो मेरा टॉप लेयर है उस पर एक बिटुमिनस लेयर डालूं, एक ऑफ ए पर्टिकुलर थिकनेस 50 mm का या फिर 700 mm का, 40 mm का, जो भी आपका रिक्वायर्ड डिजाइन थिकनेस है, उस थिकनेस का मेरे को एक बिटुमिन लेयर भी डालनी है। तो अब आप क्या करोगे, लेकिन ये चीज सोचना कि आप जो अभी डिजाइन कर रहे हो रोड को, यू आर यूजिंग द ट्रायक्सियल कॉन्सेप्ट ओनली इन डिजाइनिंग। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे। पहला केस सुनना, मेरे बात को अच्छे से सुनना, सब कुछ बहुत अंदर वाली चीज है यहाँ। पहला केस हम क्या करेंगे, ठीक है, मेरे पास ये सबग्रेड था, यहीं पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आती बच्चों को। फॉर्मूला आप आंसर ऐसे भी निकाल लोगे 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन अंदर की बात क्या है वो नहीं समझ में आती है। मैं समझाता हूं, समझिएगा। सबग्रेड है, इलास्टिसिटी मॉडुलस इसका ES, ये पहला लेयर हो गया। आपने कैलकुलेट कर लिया है TP थिकनेस, जो भी आपको रिक्वायर्ड थिकनेस है उस रोड के लिए, उस पेवमेंट के लिए, ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ मटेरियल ऑफ जिसकी इलास्टिसिटी मॉडुलस है EP, यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट। समझना मेरे बात को, TP थिकनेस ऑफ पेवमेंट सेंटीमीटर आपने कैलकुलेट कर लिया ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी मटेरियल। मतलब अगर हम इतना थिकनेस ऑफ दिस क्वालिटी मटेरियल अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो और कुछ हमको करने की उस पर जरूरत नहीं है, उस पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका क्या मन था, आपका विचार था कि मैं उस पर एक बिटुमिनस लेयर भी डालूं ऑफ ए पर्टिकुलर थिकनेस। तो एक तरीका तो ये होगा कि आप इसके ऊपर एक बिटुमिनस लेयर डाल दो, जो भी आपका थिकनेस है, रिक्वायर्ड थिकनेस, लेट्स सपोज फॉर एनी थिकनेस ऑफ बिटुमिनस लेयर, या फिर वियरिंग कोर्स या फिर सरफेस कोर्स। ठीक है,
आपने एक पर्टिकुलर लेयर में डाल दिया। तो ये डालने से क्या हुआ, देखो ओवरऑल थिकनेस जो थी वो इंक्रीज हो गई। डिजाइन में आपको थिकनेस कितना निकल के आ रहा है, टीपी। मतलब ट्रायक्सियल मेथड कह रहा है कि अगर इस क्वालिटी का मटेरियल जो मतलब ईपी, वो मटेरियल जिसका इलास्टिसिटी मॉडुलस है ईपी, उस क्वालिटी का मटेरियल अगर मैं टीपी थिकनेस का प्रोवाइड कर दूं सबग्रेड के ऊपर, तो मुझे और कुछ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। मेरा रोड बन गया, वो रोड फेल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका मन था कि मैं बिटुमिनस लेयर डालूं, तो मैंने डाला, तो मैं क्या करूंगा, वो ट्रायक्सियल सिस्टम से 2 लेयर सिस्टम से डिजाइन कर लिया मैंने। नीचे वाला तो जो है उसके ऊपर कितना आएगा वो मटेरियल हमने प्रोवाइड कर दिया, रोलिंग कर दिया है। इसके ऊपर अब मैं बिटुमिनस लेयर चिपका दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिपकाइए। लेकिन इससे होगा क्या कि जो ओवरऑल थिकनेस है ऑफ दैट पेवमेंट, ये आपकी इंक्रीज हो गई। ओवरऑल थिकनेस इंक्रीज हो गई, प्लस एक चीज और गौर करो कि ट्रायक्सियल ने ये कह दिया है कि अगर आप इतना थिकनेस जो भी उसके फॉर्मूला से कैलकुलेट होके आया, उतना अगर आपने प्रोवाइड कर दिया तो उसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेफ है, रोड फेल नहीं होगा, वो सेफ है, सब कुछ सही है। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर आपने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो, ऑब्वियसली बिटुमिनस कंक्रीट आप प्रोवाइड करोगे, तो वो एक तो मटेरियल अलग हो गया, उसका क्वालिटी अलग हो गया, उसकी स्ट्रेंथ अलग हो गई। ऑब्वियसली बिटुमिनस कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी, वो जो यहाँ पे टीपी मटेरियल आपने प्रोवाइड करोगे, इससे ज्यादा ही होगा। तो आपने वो मटेरियल प्रोवाइड किया, एक थिकनेस का प्रोवाइड किया, पूरे रोड में प्रोवाइड किया, तो क्या इससे ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा? क्या ऐसा करने से ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्या इस सिस्टम में अगर मैं 3 लेयर एक्सपेंशन करूं, तो क्या मेरा प्रोजेक्ट अनइकोनॉमिकल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए हम ये वाला सिस्टम फॉलो नहीं करते। मतलब ये पहला केस बताया कि आप कैसे कर सकते हो इस चीज को, है ना? तो हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते, हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम दूसरा दिमाग लगाते हैं। अब वो दूसरा दिमाग क्या है? हम ये कहते हैं कि चलो ट्रायक्सियल तुमने क्या किया, सबग्रेड के ऊपर एक पर्टिकुलर थिकनेस, मेरे को एक पर्टिकुलर मटेरियल का एक थिकनेस तुमने प्रोवाइड कर दिया है, और ये भी बोल दिया है कि इससे ज्यादा तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपने बोल दिया। मेरा मूड हुआ कि मैं सरफेस कोर्स भी प्रोवाइड करूं एक पर्टिकुलर थिकनेस का, तो मैं क्या करूंगा, ये जो टीपी मटेरियल अकॉर्डिंग टू ट्रायक्सियल डिजाइन जो निकल के आया है, एक पर्टिकुलर थिकनेस का आया है, मतलब ये टीपी है ना, ये वाला टीपी। इसी टीपी मटेरियल को मैं कुछ थिकनेस रिड्यूस कर दूंगा, इसी टीपी मटेरियल को कुछ थिकनेस में रिड्यूस कर दूंगा, और मैं ये बिटुमिनस कंक्रीट वाला थिकनेस प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अलग से नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं टीपी मटेरियल को रिड्यूस करके बिटुमिनस कंक्रीट वाला थिकनेस प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये कैसे करूंगा, सुनो। तो ये पहला सिस्टम हम फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? लिख देता हूं, प्रोजेक्ट बिकम्स अनइकोनॉमिकल। ये सब चीज इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, नॉर्मल नहीं पूछेंगे। प्रोजेक्ट बिकम्स अनइकोनॉमिकल, ईएससी के, आईएएस के इंटरव्यू में जब बैठोगे तो किसी भी थ्योरी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, तो हो सकता है ट्रायक्सियल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो ये लॉजिक पूछ लेगा, ठीक है। अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रायक्सियल ने कह दिया इतना थिकनेस प्रोवाइड कर दिया, इससे ज्यादा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो, तो एक तो एक्स्ट्रा क्वालिटी हो गया ऑफ मटेरियल, फिर उसका कॉस्ट हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो प्रोजेक्ट हाईली अनइकोनॉमिकल हो जाती है। सो दिस मेथड हम किसी भी तरह से प्रिफर नहीं कर सकते, बिकॉज आवर एम इन सिविल इंजीनियरिंग इज टू डिजाइन इकोनॉमिकल। तो व्हाट टू डू, क्या करेगा? I will replace the TP material by another material. I will replace some part of this TP material by bituminous concrete. How? कैसे? सेकेंड वे, दूसरा तरीका, सुनना बात को सुनना। यहीं पे बच्चे फंसते हैं, तो यहीं पे सुनना। तो सबग्रेड, इसकी इलास्टिसिटी मॉडुलस है ES,
इसके ऊपर आपने डिजाइन कर लिया था, एक पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ टीपी मटेरियल आपको मिला है जिसकी इलास्टिसिटी मॉडुलस है ईपी। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बोला कि अगर आपको बिटुमिनस कंक्रीट प्रोवाइड करना है तो आप क्या करो, पहला सिस्टम ना फॉलो करके ये जो टीपी मटेरियल है इसका सम थिकनेस हम खत्म करेंगे, हटाएंगे, है ना। मतलब टीपी मटेरियल को कुछ कम प्रोवाइड करके उसके ऊपर बिटुमिनस कंक्रीट का लेयर प्रोवाइड कर देंगे। तो लेट सपोज वो बिटुमिनस कंक्रीट का लेयर जो है, लेट सपोज वो कितना थिकनेस का आपको वो बिटुमिनस कंक्रीट प्रोवाइड करना है, वो थिकनेस आपको मालूम है, ये बिटुमिनस कंक्रीट। लेट सपोज ये थिकनेस मेरे को मालूम है, कितना मालूम है, दिस थिकनेस इज मालूम मेरे को टी बिटुमिनस कंक्रीट, ऐसा कुछ। ये थिकनेस कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, जैसे 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। जनरली हम 40-50 mm का देते हैं, ठीक है, मतलब 4 to 5 सेंटीमीटर का ऑन रियल लाइफ इन प्रैक्टिकल कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो दिया हुआ है कि आप इतना थिकनेस का है, आपको ये चीज इसमें फॉलो करना है। अब सोचो, लॉजिक सोचो कैसे कर पाओगे। देखो, ट्रायक्सियल ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये जो टीपी थिकनेस जो मैंने कैलकुलेट करके तुमको दिया है, ट्रायक्सियल ने ऑलरेडी कह दिया है ये जो टीपी थिकनेस कैलकुलेट करके मैंने आपको दिया है ये सफिशिएंट है। मतलब इस क्वालिटी ऑफ मटेरियल का, ईपी क्वालिटी मटेरियल का टीपी थिकनेस अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो पेवमेंट आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे एक्स्ट्रा करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, मैं एक बिटुमिनस कंक्रीट का लेयर प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये अच्छा मैं क्या करूंगा वो अलग चीज है। अब मेरे को यहाँ पे तुम बताओ, यहाँ पे ये बताओ कि चलो मेरे को थिकनेस दिया हुआ है बिटुमिनस कंक्रीट लेयर का, चूंकि मैंने बोल दिया मैं टीपी मटेरियल को ही रिप्लेस कर दूंगा, है ना, टीपी मटेरियल को मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो कितना रिप्लेस करूंगा, जितना थिकनेस बिटुमिनस कंक्रीट का दिया होगा भाई उतना थिकनेस मैं टीपी मटेरियल को रिप्लेस कर दूंगा। यही सोचोगे, बिल्कुल आपने यही सोचा जो मैंने सोच लिया। तो मैं अब यहां से तुमसे आपसे सवाल कर दूं, यहीं पर ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे ये बताओ ये वाला जो डेप्थ है, ये थिकनेस, मतलब जो टीपी मटेरियल आप प्रोवाइड करोगे रियली में वो कितना थिकनेस का प्रोवाइड करना होगा। सीधा बोलोगे फटाक आंसर, सर टीपी माइनस थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट लेयर, जो क्वेश्चन में बोला है उतना हम प्रोवाइड कर देंगे। वाह 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 शेर, ये करोगे आंसर एकदम गलत, ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा ही नहीं। यहां कुछ और ही बोल रहा है। ट्रायक्सियल का बात को फिर से सुनो, ट्रायक्सियल ये कहता है कि सबग्रेड के ऊपर एक पर्टिकुलर क्वालिटी का जो मटेरियल था जो आपको प्रोवाइड करना था, वो उसने ट्रायक्सियल ने कैलकुलेट करके बता दिया कि इस क्वालिटी का इतना थिकनेस का मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है, इससे ज्यादा कुछ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 लेयर सिस्टम की बात थी। अभी आप इसको 3 लेयर सिस्टम में बदल रहे हो। कहने का मतलब आपको मन किया कि मैं एक बिटुमिनस कंक्रीट का भी लेयर डालूं, तो मैंने 2 कंडीशन बताए। एक पहला तरीका जो कि वो तो खत्म ही कर दिया, अनइकोनॉमिकल था। तो मैं दूसरी ओर देखा, मैं सोचा कि ये टीपी मटेरियल का कुछ थिकनेस हटा के, है ना, जो बिटुमिनस कंक्रीट है वो वहां पे रख दूंगा। तो अब मेरा ये कंसर्न है कि मैं वो टीपी मटेरियल का कितना थिकनेस हटाऊंगा, हाउ मच थिकनेस, वो टीपी मटेरियल का कितना थिकनेस हटाऊंगा, ये मेरा कंसर्न है। हाउ मच थिकनेस ऑफ, क्वेश्चन मेरा यही है, हाउ मच थिकनेस ऑफ टीपी मटेरियल is to be removed, I am asking that simple question. कितना रिमूव करोगे? तुम बोलोगे कि जितना आपको बिटुमिनस कंक्रीट का लेयर का थिकनेस चाहिए उतना प्रोवाइड कर दीजिए, बाकी टोटल थिकनेस में से घटा दीजिए जो यहां पे मैंने किया है। तो ये सही नहीं है, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज नॉट द करेक्ट वे।
तो करेक्ट वे क्या होगा, हम यहाँ पे स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। हियर वी विल कंपेयर द स्ट्रेंथ, चूंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज इन्वॉल्व इन द डिजाइन। अब देख पा रहे हो सबग्रेड का इलास्टिसिटी मॉडुलस, पेवमेंट का इलास्टिसिटी मॉडुलस। सिमिलरली here will be some elasticity modulus of this material also, bituminous concrete also, let's suppose इसका elasticity modulus है EBC ऐसा। since here quality of the pavement material is involved, हम thickness को भी in terms of quality या फिर in terms of strength calculate करेंगे। हम thickness को भी in terms of quality या फिर in terms of strength calculate करेंगे। क्या करेंगे देखो, मॉड्यूलर रेशियो वाला चीज सुना है, मॉड्यूलर रेशियो वाला चीज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक सिस्टम होता था। क्या सिस्टम होता था, सिस्टम ये होता था, समझना सुनना मेरा एक एनालॉजी, ये मान लो एक इतना चौड़ा, इतना ये इस पर्टिकुलर डायमेंशन का ये ए है और इसकी थिकनेस है एच, इस पर्टिकुलर डायमेंशन का वुडन ब्लॉक है, वुड है, इसके ऊपर तुम एक लोड लगा रहे हो पी, है ना। तो इस लोड के कारण जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये वुड झेल पा रहा है, ठीक है। तो मतलब मान लो ये लोड पी का जो वैल्यू है इट इज समथिंग 40 किलो न्यूटन, ओके। तो ये वुडन ब्लॉक है, तो इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैं लिखता हूं EW, ई वुड। तो ये वुडन ब्लॉक यहां भी लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, वुड ब्लॉक। तो सुनना मेरा बात को, ये वुड ब्लॉक जो आपने प्रोवाइड किया एक पर्टिकुलर थिकनेस का जिसका वैल्यू है एच वुड, HW, तो इट इज सफिशिएंट टू बियर लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन, ये इतना लोड को कैरी कर रहा है। नाउ अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ दूं कि अगर मैं इस वुड मटेरियल को, लोड उतना ही कैरी करना है 40 किलो न्यूटन ओनली, लोड इज कांस्टेंट, लोड को मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं आपसे सवाल कर दूंगा कि अगर मेरे को इस वुड मटेरियल को रिमूव करके कोई बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल मुझे प्रोवाइड करना है, वहां पे कोई बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल मुझे प्रोवाइड करनी है, लेट्स सपोज मैं स्टील को यूज करना चाहता हूं, तो मुझे आप कृपया करके ये बताइए कि ये जो थिकनेस है इस केस में, क्या मुझे जितना थिकनेस अभी वुड के केस में दिया हुआ है उतना ही थिकनेस का मेरे को ब्लॉक बनाना होगा क्या स्टील का? ऑब्वियसली नो। क्यों? मेरे को कम थिकनेस की कुछ बनानी होगी। लेट्स सपोज अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूं विथ स्टील, इसका इलास्टिसिटी मॉडुलस है ES, ये आपका बेस डायमेंशन सेम रहना चाहिए। लेट्स सपोज बेस डायमेंशन सेम मतलब ये विड्थ सेम रहेगा, मैं थिकनेस के मामले में बात कर रहा हूं। तो ये जो H स्टील होगा, H स्टील टू बियर द सेम लोड P इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, है ना, 40 किलो न्यूटन कुछ अलग आएगी। क्यों? चूंकि ये बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, ऑब्वियसली द थिकनेस विल बी रिड्यूस, कम होते चलेगा, बिकॉज द मटेरियल क्वालिटी इज बेटर, इसलिए वो ज्यादा लोड रेजिस्ट कर पाएगा एज कंपेयर टू दिस वुडन मटेरियल। समझ में आ रहा है? अगर इसी केस में मैं उल्टा पूछ देता कि अगर मेरे को ये जो वुडन ब्लॉक है इसको कुछ ऐसे मटेरियल से रिमूव करना था जिसका स्ट्रेंथ वुडन मटेरियल से भी कम है, तो ऑब्वियसली थिकनेस अधिक आती, ज्यादा आती। तो ये कॉन्सेप्ट था मॉडुलर रेशियो वाला, समझ रहे हैं कि नहीं? मॉडुलर रेशियो के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते थे। तो अब यहां पर भी हम सेम चीज यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए अब वो कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि यहां पे फिर से वो लेयर बना रहा हूं। अब सुनना, अब आपका दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगा, अब आप सीख जाओगे। सबग्रेड है, अब गलती नहीं करोगे। ये ES है, नाउ दिस इज द TP मटेरियल का थिकनेस आपने कैलकुलेट किया। TP मटेरियल सेंटीमीटर में आपने इस थिकनेस को कैलकुलेट किया और इसका जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था इसका EP था, ओके। तो अब आपसे बोला गया कि इसको आप 3 लेयर सिस्टम में कन्वर्ट करो। ये 2 लेयर सिस्टम है, 2 लेयर। अब आपको बोला गया कि इसको 3 लेयर सिस्टम में कन्वर्ट करो, और 3 लेयर सिस्टम में जो कन्वर्ट करोगे, जो थर्ड मटेरियल होगा, है ना, उसका क्वालिटी कुछ है ऐसा, जो थर्ड मटेरियल है, थर्ड मटेरियल जो है उसका क्वालिटी कुछ ऐसा है कि उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू आपको दिया होगा। लेट्स सपोज बिटुमिनस कंक्रीट लिख रहा हूं, तो यहाँ पे EBC लिख देता हूं मैं।
तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा है कि मान के चलो, अभी यही असम्पशन मान के चल रहे हैं कि ईबीसी जो है इट इज योर ग्रेटर देन ईपी वैल्यू, है ना। मतलब ये जो टीपी मटेरियल है इसको हमको रिप्लेस करना है समवॉट बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल से ऑफ ए पर्टिकुलर थिकनेस, समवॉट बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल से ऑफ ए पर्टिकुलर थिकनेस, समझ रहे हो। समवॉट बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल से ऑफ ए पर्टिकुलर थिकनेस, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो बिटुमिनस कंक्रीट का लेयर आपको देनी है, ठीक है, बिटुमिनस कंक्रीट का जो लेयर देनी है उसका थिकनेस भी फिक्स्ड है। बिटुमिनस कंक्रीट लेयर या फिर थर्ड लेयर का जो थिकनेस है ये भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड कहने का मतलब है इसका भी आपने फिक्स कर दिया है, टीबीसी इतना थिकनेस का आपको प्रोवाइड करना है, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, सॉरी मीटर बोल रहा हूं, सॉरी सेंटीमीटर, ये भी आपका फिक्स है, ठीक है, ये भी फिक्स है। तो अब सवाल ये है कि हमको वो टीबीसी थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए इस केस में मेरे को टीपी मटेरियल तो रिमूव करनी है, तो मैं कितना टीपी मटेरियल रिमूव करूं, कितना थिकनेस का, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये पता लगाऊंगा, सुनना मेरा बात को, मैं ये पता लगाऊंगा कि जो ये बिटुमिनस कंक्रीट आप जो प्रोवाइड करोगे, ये मान लो बिटुमिनस कंक्रीट का लेयर है, इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ईबीसी और इसका थिकनेस है टीबीसी। करंट चली गई, ठीक है, करंट चली गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अभी मैं फ्लो में हूं, ओके, तो मैं कैमरा ऑफ करके बताता हूं। इसका थिकनेस है टीबीसी, करंट आ गई, करंट आ गई, किस्मत अच्छी थी, ओके, मैं घबरा ही गया था। अब क्या आई कांटेक्ट जब तक नहीं बनेगा ना अच्छे से, तो मैं अब समझ पा रहा हूं, आई कांटेक्ट जब नहीं बना पाऊंगा आपसे तो आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा। अभी देखिए कितना अच्छे से आप समझ रहे हैं चीजों को, है ना, वो चीज बहुत जरूरी होती है। तो कहा था मैं, ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड करनी है एज ए थर्ड लेयर, ये प्रोवाइड करनी है। तो मैं अब क्या कैलकुलेट कर लूंगा, ये कैलकुलेट कर लूंगा कि ये जो इतना थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा। लेट्स सपोज इतना थिकनेस ऑफ जो बिटुमिनस कंक्रीट है ये एक पर्टिकुलर लोड को कैरी कर पा रहा है, पी लोड को ये रजिस्ट कर पाएगा, ये पी लोड को रजिस्ट कर पाएगा। तो सेम पी लोड को रजिस्ट करने के लिए कितना थिकनेस ऑफ द पेवमेंट मटेरियल ईपी क्वालिटी का हमको जरूरत है। ईपी क्वालिटी का कितना थिकनेस ऑफ पेवमेंट मटेरियल, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं टीपी डैश टू रजिस्ट द सेम लोड पी, कितना थिकनेस का ये पेवमेंट मटेरियल ईपी क्वालिटी का आपको जरूरत है टू रजिस्ट द सेम लोड पी, क्योंकि यहां पे क्वालिटी ऑफ मटेरियल अंडर कंसिडरेशन है ट्रायक्सियल मेथड में। और ट्रायक्सियल ने पहले ही कह दिया इस मेथड ने कि सबग्रेड के ऊपर इतना थिकनेस इस क्वालिटी का प्रोवाइड कर दीजिए, उसके बाद कुछ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, सारा वो सेफ कंडीशन में जो भी लोड आ रहा है सब कुछ बियर कर पा रहा है। अब आपका मन किया कि मैं एक बिटुमिनस कंक्रीट एक पर्टिकुलर लेयर का प्रोवाइड करूं, तो वो पर्टिकुलर थिकनेस का जो बिटुमिनस कंक्रीट प्रोवाइड करोगे वो एक पर्टिकुलर लोड को रजिस्ट कर पा रहा होगा। तो मैं जो टीपी मटेरियल रिप्लेस करूंगा वो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ रिप्लेस करूंगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ वो थिकनेस जितना आपको प्रोवाइड करनी है। मैं ये पता लगाऊंगा कि ये जो, चलो ये टीबीसी थिकनेस की मतलब 4 सेंटीमीटर थिकनेस की जो बिटुमिनस कंक्रीट है ये इतना लोड को रजिस्ट कर रही है, तो मेरे को ये 4 सेंटीमीटर बिटुमिनस कंक्रीट को प्लेस करना है, इस मेरे सेकेंड लेयर में इंक्लूड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये 4 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट जितना लोड कैरी कर पाएगा उतना ही लोड कितना थिकनेस ऑफ टीपी मटेरियल कैरी कर पाता, तो वो चीज है टीपी डैश, हम ये पता लगाएंगे। जब ये आपको पता लग जाएगा टीपी डैश, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको मालूम हो गया कि हमको कितना मटेरियल रिप्लेस करना है टीपी का। तो ये सबग्रेड, फिर सबग्रेड का इलास्टिसिटी मॉडुलस ईएस, फिर ये मान लो आपने टीपी को कैलकुलेट किया था, ओरिजिनल टीपी, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया था ओरिजिनल टीपी बाय यूजिंग द 2 लेयर सिस्टम फॉर्मूला। फिर इसके बाद आपको थर्ड लेयर देनी थी, तो टीबीसी आपको मालूम था
टीबीसी आपको गिवन था, दिस वाज नोन टू यू। तो आपने क्या किया, एक सिस्टम है, एक मेथड है, उसको भी कैलकुलेट करने का एक मेथड है, वो आपको बताऊंगा वो थोड़ा अलग है। अभी लॉजिक बता रहा हूं, प्रोसीड्यूर बता रहा हूं, अंदर एकदम क्लीन कट। आपने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि ये जो बिटुमिनस कंक्रीट का लेयर है या फिर जो भी मटेरियल का लेयर है, इसका क्वालिटी कुछ अलग है एज कंपेयर टू दिस टीपी मटेरियल क्वालिटी, ईपी, जिसका इलास्टिसिटी मॉडुलस है ईपी, इसका क्वालिटी कुछ अलग है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट मतलब बिटुमिनस कंक्रीट का 4 सेंटीमीटर का लेयर, ठीक है, जितना लोड कैरी कर पा रहा है उतना ही लोड टीपी मटेरियल का कितना थिकनेस कैरी कर पाएगा, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया, टीपी डैश। इसको कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस है, एक प्रोसीड्यूर है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उस फॉर्मूला को यूज करके आपने ये चीज को कैलकुलेट किया। इस चीज को कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या किया, आपने रिप्लेस्ड टीपी मटेरियल ऑफ टीपी डैश थिकनेस and provide TBC। तो आपने अब ये जो पेवमेंट मटेरियल है इसको कितना थिकनेस से रिमूव किया, टीपी डैश से, ठीक है। आपने पेवमेंट थिकनेस को टीपी डैश से रिड्यूस किया, सॉरी ये पेवमेंट मटेरियल को टीपी डैश से रिड्यूस किया, वो घटा दिया पहले, मतलब उतना कम कर दिया इस क्वालिटी का मटेरियल को कि अब इसके बाद इस क्वालिटी का मटेरियल हमको प्रोवाइड नहीं करना है। अब इसके ऊपर आपने बिटुमिनस कंक्रीट का लेयर प्रोवाइड कर दिया। चलो इसमें भी एक लॉजिक है, वो भी समझ लो, इसको मैं अभी इरेज करता हूं। सुनना, सब कुछ समझ लो डिटेल में, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ओके, आई एम हियर। तो देखो क्या किया तुमने, तुमको रिप्लेस करना था टीबीसी मटेरियल से, तो आपने क्या किया, टीपी डैश कैलकुलेट किया। टीपी डैश कैलकुलेट करने के बाद ईपी क्वालिटी ऑफ मटेरियल को बाय इतना अमाउंट, लेट्स सपोज ये रेड्यूस हो गया, तो ये जो वैल्यू निकल के आई, ये जो थिकनेस है टीपी माइनस टीपी डैश हो गया। दिस थिकनेस जो आप रियली एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हो किस क्वालिटी का, टीपी क्वालिटी, सॉरी मतलब ईपी क्वालिटी का, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या किया, जो भी आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि इतना थिकनेस प्रोवाइड करना है, तो ये आपने इतना थिकनेस ऑफ टीबीसी लेयर प्रोवाइड कर दिया। बन गया आपका पेवमेंट, हो गया 3 लेयर सिस्टम। मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर ये बिटुमिनस कंक्रीट वाला हो गया जो ये आपने प्रोवाइड किया। अब मेरे को ये बताओ, सबसे पहले जो टोटल थिकनेस आई थी, ये सब ग्रेड था एसजी के ऊपर जो टोटल थिकनेस आई थी वो कितना आई थी, टीपी थिकनेस सबसे पहले। फिर आपने इसको 3 लेयर सिस्टम में कन्वर्ट करना था विथ सम बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। बेटर क्वालिटी, ध्यान रखना, ये बेटर क्वालिटी का बात कर रहा हूं। विथ सम बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल मतलब मान लो बिटुमिन, ऑब्वियसली उसका क्वालिटी जो अदर मटेरियल आप यूज करोगे उससे ज्यादा अच्छा है, तो बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल से रिप्लेस करना था। तो आपने सब कैलकुलेशन वगैरह किया। उसके बाद जब आप 3 लेयर सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो तो ये सब ग्रेड है। फिर इसके बाद जो टोटल पेवमेंट थिकनेस आ रहा है, लेट्स सपोज इसको मैं कह रहा हूं TP1, तो ये TP1 का वैल्यू क्या होगा, देखो TP1 इक्वल टू कितना होगा, TP माइनस TP डैश प्लस TBC, इतना होगा। और यहां पे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए हैं तो समझ जाएंगे कि TP will be greater than TP1 provided better quality of material used, provided better quality of material is used। बात समझ में आई क्या, ठीक है। ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा, मतलब ओवरऑल थिकनेस भी कम हो जाएगी, पेवमेंट की ओवरऑल थिकनेस भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल को
है ना, एक अच्छे क्वालिटी ऑफ मटेरियल से रिप्लेस किया है, ठीक है, फिर ट्रांसफार्मर उड़ गई। तो अब देखो, अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत परेशान हो गया हूं, करंट जा रही है, आ रही है, आ रही है। अरे मेरे घर के अगल बगल भी बहुत बड़े बड़े तानसेन पैदा हो गए, पता नहीं उनको कहां से इतना फ्री टाइम मिलता है, जब देखो तब गाना, जब देखो तब गाना, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, डिस्को डिस्को डिस्को, हैक्टिक। अभी पूरा डीजे बज, पूरा कुछ कुछ नहीं है आज, जबरदस्ती डीजे। होता है, हम लोग भी जब बच्चे थे करते रहते हैं, लेकिन अब ये जो है वो, ये लोग बच्चा नहीं है, 28-30 साल का है। एक्चुअली क्या है इनका, इन लोगों का अपना खुद का, देखिए वो रोड किनारे पे दुकान है ना, तो उनको मालूम है किराना विराना का सामान ही बेचना है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो हम लोगों को है, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, जेई बनना है, देश सेवा करनी है, प्राउड टू बी इंडियन। चलिए अच्छे से करिए, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत रेट बढ़ गई है, ठीक है। चीजों को अच्छे से समझा करो, पढ़ा करो, बहुत जरूरी है, तुम किसी से पीछे नहीं रह सकते। तो क्या बात करना है हमको कि ये टीपी डैश का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टीपी डैश कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गया, 2 लेयर सिस्टम से 3 लेयर सिस्टम में कैसे करना है, लॉजिक वॉजिक सब समझ में आ गया। अब ये टीपी डैश को कैसे कैलकुलेट करना, अगर मैं ये सीख गया तो हो गया, मेरा काम खत्म। काम खत्म कि नहीं, ठीक है। तो ये टीपी डैश बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट थिकनेस कॉन्सेप्ट है। क्या इक्विवेलेंट थिकनेस, देखो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो अभी बताया हूं बहुत जगह काम आएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे मेथड है, इक्विवेलेंट सी मेथड है ना, आगे बताऊंगा मेथड सब, वहां पे यही सब काम आएगा। तो ये इक्विवेलेंट थिकनेस आपको कैलकुलेट करनी है। इक्विवेलेंट थिकनेस इन टर्म्स ऑफ, इक्विवेलेंट थिकनेस ऐसे ऐसे लिखिए, ये टीपी डैश क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ सरफेस कोर्स मटेरियल, या फिर ऐसे लिखिए थर्ड लेयर मटेरियल। अब थर्ड लेयर में कोई भी मटेरियल दे सकता है, वो थर्ड लेयर मटेरियल in terms of what, in terms of the given pavement material। मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो ट्रायक्सियल फॉर्मूला है इस पर जाओ। ट्रायक्सियल फॉर्मूला टीपी इक्वल टू क्या कहता है सेंटीमीटर, इट इज द फॉर्मूला फॉर रूट अंडर 2 लेयर सिस्टम के लिए 3pxy डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स पाई ई एस डेल्टा। मेरे को याद है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपको भी याद होना चाहिए, का होल स्क्वायर हमारे पास रहोगे, याद हो जाएगा, माइनस ई ब्रैकेट ई एस अपॉन ईपी पावर 1/3, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में एक लॉजिक देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला पार्ट को हटा दो, अभी इसको कांस्टेंट मान के चलो, इसको मानो कांस्टेंट, ठीक है, इसको मानो कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट मानोगे, अब देखो ये जो टीपी है, टीपी मटेरियल और ईपी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट मटेरियल के बीच में एक इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, इनवर्स रिलेशनशिप, इन दोनों को ही देखते हुए चलो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, किधर गया, 88 पेजेस हो गए, वाह, ये सिर्फ पेवमेंट डिजाइन में पढ़ा रहा हूं, 88 पेजेस हो गए। टीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/EP पावर 1/3। तो अब
क्या करेंगे, ये जब रिलेशनशिप मिला इसको थोड़ा जनरलाइज करके सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि T1 बाई T2 लेट्स सपोज इज इक्वल टू E2 अपॉन E1, E2 बाई E1 पावर 1/3। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको यूज करके हम इक्विवेलेंट थिकनेस कैलकुलेट करेंगे। कैसे, सुनो, बात को सुनो, यहां पे बात को सुनो। सबसे पहले लेट्स सपोज आपको पेवमेंट मटेरियल के बारे में दिया है, मतलब टीपी मटेरियल, पेवमेंट मटेरियल के बारे में दिया है कि जो आपने टोटल, मतलब आपको, अच्छा ये पेवमेंट मटेरियल के बारे में दिया है, इसका जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है ईपी, ये है मान लो 500। नाउ थर्ड लेयर मटेरियल के ऊपर दिया है, थर्ड लेयर मटेरियल के बारे में बोला है, इसका जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है E3, इट इज योर 1000। एंड जो थिकनेस आपको प्रोवाइड करनी है, T3, वो प्रोवाइड करनी है 5 सेंटीमीटर। ये डेटा ऐसा दिया हुआ है, मान लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, यहीं पे लिखता हूं, देखो क्या सोचेंगे हम कि हमको लेट्स सपोज कि हमको ये निकालना है, T1 निकालना है, ठीक है, ये मान के चलो T1 निकालना है। मतलब T1 को हमेशा ये मान के चलो कि इन टर्म्स ऑफ पेवमेंट मटेरियल जो थिकनेस हमको इक्विवेलेंट थिकनेस कैलकुलेट करना है, वो उसका वैल्यू क्या है। मतलब इसको हमेशा ये मान के चलो कि इट इज नथिंग बट इट इज टीपी डैश। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको हमेशा यही मान के चलना कि ये टीपी डैश है। अगर ये टीपी डैश है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, E1 मटेरियल का, मतलब पेवमेंट मटेरियल का 500। तो चलो लिखते हैं, तो टीपी डैश इक्वल टू डैश बाई 500। आपको ये अभी मालूम हो गया, ये आपको निकालनी है। और जो मटेरियल है जिसके लिए आप इक्विवेलेंट थिकनेस निकाल रहे हो, उसका थिकनेस का मैंने क्या डेटा दिया, उसका थिकनेस का मैंने डेटा दिया 5 सेंटीमीटर, और उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1000 मैंने दिया था। तो 1000 पावर 1/3। तो टीपी डैश जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 इंटू 1000/500 पावर 1/3। तो आप देख लो यहां पे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, सम वैल्यू आएगी। ये काट दो ना इधर, ये दो काट दो, ये 2 हो गया। 1 मिनट, टीपी डैश इक्वल टू 5 इंटू, है ना, 2 पावर 1/3। इसका एक वैल्यू आएगा, सम वैल्यू आपको मिल जाएगा, है ना, सम वैल्यू मिल गया। तो ये जो वैल्यू मिला टीपी डैश का, क्या ये वैल्यू चेक करो तुम, ये टीपी डैश का इक्विवेलेंट थिकनेस का जो वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन 5 की नहीं, इट इज ग्रेटर देन 5 की नहीं। कहने का मतलब, ये वैल्यू इसलिए दिखा रहा हूं आपको, इट इज ग्रेटर देन 5। कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर की तो आपको थर्ड लेयर प्रोवाइड करनी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। लेकिन ये थर्ड लेयर और ये जो 5 सेंटीमीटर का प्रोवाइड करना है, इसका क्वालिटी भी बेटर एज कंपेयर टू टीपी मटेरियल। देखो, क्योंकि इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1000 है और टीपी मटेरियल का था 500, मतलब इसका समवॉट क्वालिटी इज बेटर देन टीपी मटेरियल विच यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। तो अब आपको क्या करना था, क्योंकि मैं बोला ये था कि हम इकोनॉमी अचीव करने के लिए टीपी मटेरियल को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कुछ थिकनेस उसका हटा देंगे, तो क्योंकि स्ट्रेंथ बैलेंस करना है। यहाँ पे ट्रायक्सियल कह दिया, जितना थिकनेस हमने प्रोवाइड किया वो सफिशिएंट है, तो हमको स्ट्रेंथ बैलेंस करना है इन टर्म्स ऑफ अदर मटेरियल, बाय प्रोवाइडिंग अदर मटेरियल। तो ये करना था आपको, तो आपने कैलकुलेट किया, तो ये टीपी डैश की वैल्यू देखिए, ये अधिक आ गई उससे। मतलब ये जितना वैल्यू आया, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको एक्चुअली वो प्रोवाइड करना है, लेकिन आप रिमूव कितना करोगे टीपी मटेरियल को, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा थिकनेस का टीपी मटेरियल हम रिमूव करेंगे। फिर वो लेवल अचीव करने के बाद उसके ऊपर बिटुमिनस कंक्रीट या फिर जो भी थर्ड लेयर मटेरियल है उसको प्रोवाइड कर देंगे। बन गया 3 लेयर सिस्टम, बन गया रोड।
लेकिन ये सब जो प्रोवाइड करेंगे, एक एजम्पशन फिर नहीं भूल जाना यहाँ पे इतना सारा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, कि कंस्ट्रक्शन मस्ट बी टेकन प्लेस इन ए होमोजेनस मैनर। मतलब आप बिटुमिनस कंक्रीट का भी लेयर प्रोवाइड कर रहे हो, मान लो 5 सेंटीमीटर का, तो हम एक ही लेयर में प्रोवाइड करेंगे, नॉट इन 2 लेयर्स। 250 का नहीं करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर का नहीं करेंगे। वी विल प्रोवाइड इट इन कंप्लीटली 1 लेयर ओनली। वी आर प्रोवाइडिंग दी टीपी मटेरियल लेयर इन कंप्लीटली 1 लेयर ओनली। दिस इज द थिंग, दिस इज द बेसिक असम्पशन बिहाइंड दिस। होप कि ये सारा मेथड कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आ गया है ना, सब कुछ समझ में आ गया। इस फॉर्मूला को अंडरलाइन करके ब्रैकेट में लिखिए, इसका यूज भी बता दिया, इसी तरह से कैलकुलेट करना। अंडरलाइन करो, इस फॉर्मूला को लिखो अच्छे से, जो भी चीज है अलग से कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, यही है, इसी का यूज होगा, फ्रीक्वेंट यूज होगा फॉर्मूला का, और ये चीज वो करवाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा पावर 1/3 है, और इसका रिलेशनशिप बस ध्यान रखना, T1 तो E1, T2 तो ऊपर E2, T1 E1 T2 E2, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है, इनवर्स वाला, यहाँ पे देखो ना, इनवर्स वाला TP EP को। इसलिए वो फॉर्मूला से मैंने वो फॉर्मूला का लॉजिक आपको बताया ताकि आपको याद रहे। T1 E1 T2 E2, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्यार, लव, आनंद छोड़िए वो सब, अंदर जाएंगे बहुत बकवास हो जाएगा। मैं भी इंजीनियर था यार, कभी रहे हैं। अच्छा अब चलो, वो तो बात करेंगे ही करेंगे, आगे कुछ कुछ और बताऊंगा इंपॉर्टेंट बात। उससे पहले मैं एक चीज आप इंटरेस्टिंग बताता हूं जिसमें हंसी आएगी, ऑब्वियसली हंसी आएगी। देखिए मेरा ऐसा कुछ व्यवहार नहीं है कि मैं किसी दूसरे के ऊपर कमेंट करूं ज्यादा, लेकिन हुआ क्या, मैंने कल अपना एक वीडियो डाला था, आप सभी ने देखा होगा, रिलेटेड टू CBR मेथड। ठीक है, अभी मेरे वीडियो के नीचे हम चेक करते रहते हैं कि मेरा वीडियो के नीचे क्या क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। जस्ट ये अनअकैडमी जो है, इनके वीडियो था, सेम एकदम टाइटल एकदम CBR मेथड, ये वो फलना ढिमका दिस दैट। अब देखना पता नहीं कौन सा वीडियो, वो तो चला गया। मैं सोचा अरे 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 ये तो ये पढ़ा दिया है। मैं ओपन किया, CBR बोल के कुछ भी नहीं था उसमें। मैं बोल रहा हूं, मैंने देखा कहाँ है CBR, किधर है CBR। उसने उसका नाम भी नहीं लिया है उस बंदे ने। उसके अंदर स्टार्टिंग आया, पहले तो ये बताया कि तुम परचेज करो, ये करो, वो करो, एनरोल करो, ऐसा वैसा, सब्सक्रिप्शन दिस दैट, 15 मिनट खत्म। फिर क्वेश्चन लिया, मैं बात कर रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स का, मैं बात करूंगा सॉइल मैकेनिक्स का, मैं इस वीडियो में बोलूंगा सॉइल मैकेनिक्स। अभी तुमको 4 बार यही चीज बोलने का क्या जरूरत है? तुम बोलो कि हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, उसका ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये सब चीज करेंगे, काम चालू कर दो। बात करूंगा 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 बोल बोल के फिर वो कैसे क्वेश्चन लेके आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके आता है, फिर उसको सॉल्व करता है, फिर उसके बाद दूसरा कुछ बोलता है, मैं बात करूंगा इसका, मैं बात करूंगा उसका, फिर एक क्वेश्चन लेके आता है, फिर सॉल्व करता है। CBR बोल के कुछ भी नहीं था, कहीं पर भी नहीं। वो CBR पे तो क्वेश्चन भी उसने सॉल्व नहीं किया था, जबरदस्ती का टाइटल डाल दिया। क्या फायदा होता है? लेकिन देखो, लेकिन जो कंपनी है आज के टाइम पे उनकी, ग्रेट। रोमन साइनी मेरे को पसंद है, ठीक है, उसने माइंड लगाया उन्होंने, बहुत खतरनाक गंदा वाला, वो चीज मेरे को पसंद आ रही है। सिस्टम गलत है, सिस्टम इज नॉट करेक्ट, आलतू फालतू चीजें ज्यादा है, कंसोलिडेटेड फॉर्म में कोई चीज नहीं है। सो अगर मेरी बात माने तो उनको बेटर फॉर्म में इसी चीज को अगर वो प्रेजेंट कर पाए तो ये आइडिया जो उनका है ना, इट विल बी वेरी मच यूजफुल। और देखिए आज के टाइम पे पढ़ाई लिखाई किसी से छिपती नहीं है ना। सो मैं तो ये इस चीज के समर्थन में ही नहीं हूं कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए मैं तो कभी नहीं दूं भाई 60,000 50,000 70,000, मैं खुद पढ़ लूंगा, कभी नहीं देंगे। मेरी जो फीस है मैं पेड लेता हूं, वो इसलिए लेता हूं, डायरेक्ट बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानने का। मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि सर आप ऐसा करिए, आप अगर फीस नहीं लेंगे देन
दे विल नॉट वैल्यू योर कंटेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको सब चीजें समझा दी, सब चीजें पढ़ा दी, आप पूरे इधर उधर कहीं भी खोज लो ना, खोज लो, मैं 100% चैलेंज कहता हूं, कहीं नहीं बताया होगा ये सब चीज, किधर भी ये क्लियर नहीं करवाया होगा। फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, खत्म। यही चीज बताने में मेरे को फॉर्मूला फॉर्मूला, वो तो मैं 2 लाइन में लिखवा देता, खत्म हो गया बच्चों। मैं तो एक वीडियो क्लास में 2 घंटे में तुम्हारा पूरा फ्लेक्सिबल पेमेंट खत्म कर दूं, 2 घंटा भी नहीं लगेगा। ये लिखवा दिया, ये लिखवा दिया, ये लिखवा दिया, ये लिखवा दिया, ये बोल दिया, खत्म। क्या जरूरत है? जरूरत ये है, मैं ये चाहता हूं कि हो सकता है आपने पढ़ के समझ लिया हो, लेकिन मान लो नहीं पढ़ के नहीं समझे, तो एटलीस्ट समझ जाओ चीजों को, ताकि आपके रियल लाइफ में, चूंकि पेमेंट डिजाइन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसा सिखा दूंगा तो जो कि रियल लाइफ प्रैक्टिकल फील्ड में आप यूज करोगे, वहां भी कंफ्यूज नहीं होगे। हम लोग यूज करते हैं, आई एम इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज, आई यूज दिस CBR फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इस तरह का पेमेंट डिजाइन का ये सब मेथड तो हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं वो कॉम्पैक्शन वाला, लेयर टू लेयर, ये सब कुछ, कॉम्पैक्शन एफिशिएंसी, ओके, प्रॉक्टर टेस्ट, सब चीज करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज का अनुभव मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूं। वही बात है, फीस कम लेने की ये मनसा है हमारी। फीस लेता हूं, लेकिन कम इसलिए लेता हूं क्योंकि पढ़ाई लिखाई, जैसा मैं अपने आप पे सोचता हूं, अरे मैं पढ़ने के लिए 60,000 दूंगा क्या, मैं कहीं से भी पढ़ लूंगा। आज तक मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट की, मेरा फीस था समथिंग कितना, 28 या 30,000 रुपया, विथ इंक्लूडिंग हॉस्टल फूडिंग सब कुछ। आई हैव क्रैक्ड द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन विद टॉप रैंक, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, +2 में, गवर्नमेंट कॉलेज। देन अगेन आई क्रैक्ड गेट एग्जामिनेशन, MTech, अगेन गवर्नमेंट कॉलेज। मैंने इंजीनियरिंग करने में पैसा नहीं दी, मैं कोचिंग ये वो, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। मैं बता रहा हूं, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। कहां जाओगे, क्या करोगे, पहले तो ये सोचो, क्यों टाइम नहीं है, पढ़ने का समय क्यों नहीं है, नहीं है तो कहां जाओगे, क्या करोगे। अगर नहीं है तो जहां जाना है वहां पे चले जाइए, ये सब चक्कर में फिर मत रहो, क्योंकि इसमें एक कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन आपको चाहिए। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने डेडिकेटली बैठो, किसी एग्जाम के बारे में सोचो, एग्जाम अटेम्प्ट करो, हो सकता है क्लियर हो जाएगा। डेडिकेशन इज मस्ट। हमने कुछ बच्चों का इंटरव्यू भी अभी डाला है रिलेटेड टू SSC JEE प्रिपरेशन। हक्का बक्का रह गया मैं यही सुन के कि वो फॉलो करते थे, वो अलग चीज है, लेकिन हाउ डेडिकेटली दे वर प्रिपेयरिंग एंड हाउ कंसिस्टेंटली दे वर वर्किंग। कंसिस्टेंसी थी कि डेली 8 घंटा का काम करना है तो उनको काम करना है, 8 घंटा स्टडी लाइनअप पे, क्वेश्चन इतने का सॉल्व करना है तो करना है, वो भले कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से कर रहे हैं, लेकिन एक एल्गोरिदम लेके चल रहे थे, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं यही चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ओके, देन फॉलो, अगर पसंद आई तो ये सब बात फॉलो करिए। सरस्वती पूजा कल है, विश यू ऑल हैप्पी सरस्वती पूजा कल के लिए। चलिए, ये टॉपिक यहीं पे ये खत्म हो गई है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि हम लोग सब एग्जाम को कवर अप कर रहे हैं इसमें, है ना, तो कहीं से कुछ छूटे नहीं कोई पॉइंट, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं। कोई बहुत छोटा, बहुत बेकार एग्जाम में, जैसे ऐसे बेकार तो नहीं, आजकल SSC की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन फिर भी कभी कभी डेटाबेस क्वेश्चन पूछ देता है, नाम वाम पूछ देता है, ठीक है। तो 2 बातें लिख लीजिए, वैज्ञानिक का नाम, कि किसने इस मेथड को दिया था, जो वैज्ञानिक थे, और वो उन लोगों ने जो ये मेथड को दिया था वो किसके थ्योरी पर बेस्ड अपना ये मेथड दिए थे, वो थ्योरी का नाम क्या था, वो एक चीज एग्जाम में पूछ सकता है। तो लिखिए, ये कहानी शुरू हुई थी 1910 में। 1910 में एक वैज्ञानिक का नाम था LA पाल्मर। दूसरा वैज्ञानिक का नाम था ES बार्बर मतलब वो बाल काटने वाला नहीं, उनका टाइटल है, ठीक है, ES बार्बर। ये पता नहीं उनका, उतना तो मैं कैरेक्टर के अंदर गया नहीं हूं, लेकिन हो सकते हैं वो, क्योंकि अभी देखो ना हमारे समाज में, सोसाइटी, गांव घर में बोलते हैं ना, कोई नाई है तो नाई है, वो ठाकुर,
अभी लेकिन ठाकुर भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, आपको आप देखोगे कहीं ठाकुर कुछ है, कहीं ठाकुर कुछ है, कहीं सिंह कुछ है, कहीं सिंह कुछ है ना। इस तरह का ये सब चीज बार बार, तो चलो हम लोग तो बोलते ही है बार 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 बार, पता नहीं वो क्या है उतना, लेकिन नाम यही है, एल ए पाल्मर एंड ई एस बार्बर। इन दोनों ने मिलके एक आदमी का थ्योरी के ऊपर बहुत खतरनाक गंदे टाइप से रिसर्च कर लिया था। वो आदमी का नाम है बोजिनेक्स। बोजिनेक्स का हम पढ़ते हैं कहां पे, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, यहां भी पढ़ेंगे जब हम प्लेट लोड थ्योरी के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे, तो वहां पे थोड़ा बोजिनेक्स ने रिजिड पेवमेंट के डिजाइन में भी थोड़ा योगदान दिया था, लेकिन वहां वेस्टागार्ड का ज्यादा है रिजिड पेवमेंट में। बोजिनेक्स आप कहां पे पढ़ते हो, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, याद करो जब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन डेप्थ ऑफ द सॉइल हम कैलकुलेट करते हैं, तब हम वहां पे एक इलास्टिक थ्योरी पढ़ते हैं, बोजिनेक्स इलास्टिक थ्योरी। तो बस वही थ्योरी है, उसी के ऊपर इन्होंने बहुत गंदे तरीके से रिसर्च किया था। ठीक है, वो थ्योरी का नाम लिखवाता हूं, बोजिनेक्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर homogeneous single layer elastic material, for homogeneous elastic single layer। ये है इसका पूरा नाम। तो ये चीज कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इतना भी याद रखोगे, यहां से दो तीन बातें पता चलती है कि यहाँ पे होमोजेनस का एक एजम्पशन यहां से आया है, क्योंकि वो एजम्पशन बोजिनेक्स ने पहले से ही लिया हुआ था। ये इलास्टिक थ्योरी है, ठीक है। और इनका जो कंप्लीट क्लियर कट एनालिसिस था, वो एनालिसिस था बेस्ड ऑन सिंगल लेयर, लेकिन इन्होंने जो अपना जो थ्योरी, मतलब बोजिनेक्स का जो एनालिसिस था वो सिंगल लेयर के लिए था, लेकिन इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट प्रपोज किया वो टू लेयर के लिए बेसिकली प्रपोज किया था। टू लेयर थ्योरी, टू लेयर पेवमेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। क्लियर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ज्यादा यूज नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए अब, ठीक है। आपको क्वेश्चन में सब डेटा एकदम क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में पुट कर दो बस। सब चीज पढ़ाया हुआ है, सब चीज मैंने आपको सिखा दिया है अब तक। इस मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो भी टेक्निक, जो भी ट्रिक, जो भी कंसेप्ट लगनी है, सब बता दिया है। दिमाग तो लगाओ, नहीं होता है सॉल्व तो मेरे को बोलना, ओके, मैसेज करना। किधर करोगे, 7008420353 पर। दिस इज कॉन्टैक्ट नंबर फॉर कॉन्सेप्ट डिकोडर, ऑल ओवर इंडिया वैलिड, ठीक है। फोन करिए, डाउट है तो एक्सप्लेन कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगी। एनी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल, ये वो फुद्दू क्वेश्चन, कुछ भी, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, कुछ भी, एनी क्वेश्चन सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। कॉन्सेप्ट जो बोला उसको फॉलो करना है, लॉजिक्स जो बोला उसको सोच के एकदम सोच के करो क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, फिर सॉल्व करने का कोशिश करिए। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। लिख लीजिए इन सब बातों को। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल सरस्वती पूजा है, ठीक है। एक अच्छे मन से आप प्रिपरेशन चालू अगर करना चाहते हैं तो ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर। एनरोलमेंट फी है, मैंने पहले ही बोला था, एनरोलमेंट फी जो है इट इज ₹3499। ये फी कल तक के लिए ही वैलिड है, ओनली अप टू सरस्वती पूजा। ये बहुत दिन से ये अपने सिस्टम चल रही थी, कल तक के लिए वैलिड रहेगी। इसके बाद फी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, फी बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फी बढ़ने का रीजन ये है कि कुछ न्यू सब्जेक्ट्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, जैसे हाइड्रोलिक मशीन, टाइम लगेगा मुझे। रेलवे इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, हाइड्रोलिक मशीन इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, है ना। इरिगेशन इंजीनियरिंग फिर से नए सिरे से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो टाइम लगेगा इसमें, 1-2 महीना। 1-2 महीना रहेगा तो मान लीजिए मैं अपना ड्यूटी व्यूटी इधर उधर सब कटवा के घर में बैठूंगा कवर अप करवाने के लिए, तो फिर
थोड़ा सा तो मेकअप हो जाए, वो जरूरी है। ओके, तो फी बढ़ेगा। लेकिन अगर कल तक आप अगर एनरोल करते हैं, देन कल तक देखिए कुछ तो कंपेल करना होगा। अगर कल तक आप एनरोल करोगे, देन आगे आने वाले सब्जेक्ट के बैचेस में भी यू विल बी एडेड। ठीक है, जो आगे आने वाले सब्जेक्ट है उसमें से मैं आपको बता दूं, रेलवे पेड होगा, रेलवे विल बी पेड सब्जेक्ट। रेलवे में जो पढ़ाऊंगा मैं, एयरपोर्ट टनल के बारे में भी, इन सब चीजों के बारे में भी बता दूंगा, दिस विल बी पेड। हाइड्रोलिक मशीन जो पढ़ाऊंगा, दैट विल बी कंप्लीटली फ्री। इरिगेशन इंजीनियरिंग जो पढ़ाऊंगा वो पेड होगा फिर। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ कुछ अपडेट करेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 3 टॉपिक मैंने नहीं डाला है, तो उसको अपडेट कर देंगे। कौन कौन सा टॉपिक है वो? सीवर डिजाइन अपडेट करूंगा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो पढ़ाऊंगा, ये जो बीपीएससी का एस्पिरेंट है अभी, असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर वगैरह, उनके लिए वरदान है, एवरग्रीन चीज, तो वो पढ़ाऊंगा। एमएसडब्ल्यू प्लस एयर पोल्यूशन, जरूरत पड़ेगा तो नॉइज पोल्यूशन, लेकिन आजकल कहीं पूछते नहीं है, लेकिन एयर पोल्यूशन तक बताऊंगा। ठीक है, ये कंफर्म है, ये हमने प्लानिंग कर लिया है। तो ये मैं कब बताऊंगा? ये मैं बताऊंगा रेलवे को पढ़ाने के बाद। रेलवे को पढ़ाने के बाद एनवायरो का करेंगे। एनवायरो का करने के बाद, ठीक है, एनवायरो का करने के बाद हम चालू करेंगे फिर से हाइड्रोलिक मशीन, फिर इरिगेशन, ये सब करेंगे। फिर बीच में एक सब्जेक्ट जो भी जहां अपडेट करना है, आई एम थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू अपडेट एवरी टॉपिक। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन भी मैं अपडेट करूंगा। ये सब फ्रीक्वेंट होने वाली है, ये रिसेंटली दो महीने के अंदर ही हो जाएगी ये आपकी। ये सब मतलब मान लो अप्रैल तक हम फ्री हैं, फ्री तो नहीं है, आ गए हैं बस, तो अप्रैल तक मैं ये डाल दूंगा। ठीक है, आइए कांटेक्ट करिए, एनरोल करिए, एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जो सब्सक्रिप्शन रहेगी, वैलिडिटी रहेगी, इट विल बी फॉर 3 इयर्स। इसमें आपको एनी टाइम असिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, ऐसा तो कुछ है नहीं मेरा। डाउट कुछ आएगा तो कॉल करोगे तो बता दूंगा। ओके, टेक केयर, गुड लक, विश यू हैप्पी सरस्वती पूजा अहेड, होप कि एंजॉय।